हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक नई एआई मैनहवा स्टोरी लेकर आ गया हूं और मैं हर दिन ऐसी ही एक नई स्टोरी लेकर आता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब बिना किसी देरी के चलिए सीधे मैनहवा की दुनिया के अंदर चलते। गांवी, जो मेरे पिता का सबसे अच्छा दोस्त था, उसने न केवल मेरी पूरी विरासत हड़प ली थी बल्कि स्कूल की सुंदर लड़की के साथ मिलकर मुझे जेल में डलवा दिया था। लेकिन अब जब मेरा पुनर्जन्म हो चुका है तो मैं उसी से शुरुआत करूंगा। मैं उसकी पत्नी और उसकी बेटियों को निशाना बनाऊंगा ताकि वह भी निराशा की कड़वाहट चख सके। इसी समय एक बेहद आकर्षक और खूबसूरत महिला बिस्तर के कोने पर बैठी हुई थी और गर्म हर्बल दवा की एक चम्मच को हल्के से फूंक रही थी। उसने कहा, श्याओ फेंक, तुम्हारी दवा का समय हो गया है। अपने सामने सब कुछ देखकर मेरा दिल अचानक कस गया और मेरी आंखों से अनियंत्रित रूप से आंसू बहने लगे। आंटी बाई जी को इस रूप में दोबारा देखना कितना अच्छा है। मेरे चेहरे के भाव देखकर बाई जी की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उन्होंने पूरी चिंता के साथ मुझे देखा और पूछा, श्याओ फेंक, क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? आंटी बाई जी को डराओ मत, चलो अभी चेकअप के लिए अस्पताल चलते हैं। जैसे ही बाई जी ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं अपने विचारों से बाहर आया। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ी देर के लिए खो गया था। अपनी भावनाओं के कारण राहत की सांस लेते हुए बाई जी ने मेरे सिर को अपने भरे हुए सीने से लगा लिया और प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी। अच्छा है कि तुम ठीक हो। आज दोपहर तुम अचानक बेहोश हो गए थे, जिससे आंटी बाई जी की जान ही निकल गई थी। एक हल्की सी महक मेरी नाक के चारों ओर फैल गई, जिससे मुझे सांस लेना मुश्किल लगने लगा। मैंने बुदबुदाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस सांस नहीं आ रही। ये सुनते ही बाई जी को एहसास हुआ कि उनका यह कार्य थोड़ा अनुचित था और उनका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उन्होंने एक छोटी सी खांसी ली, फिर मुझे छोड़ दिया और ऐसे नाटक करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद उन्होंने आगे बढ़कर धीरे से मेरा माथा छुआ और कहा, बुखार उतर गया लगता है। अच्छे बच्चे की तरह दवा का यह आखिरी कटोरा खत्म कर लो। मैंने सिर हिलाया, कटोरा लिया और उसे एक ही सांस में पी गया। बाई जी चमकते हुए मुस्कुराई, जो बेहद आकर्षक लग रहा था। उन्होंने प्यार से मेरे बालों को सहलाया और बोली, श्याओ फेंक बहुत अच्छा लड़का है। फिर उन्होंने पीछे अपनी स्कर्ट की सिलवटों को ठीक किया, खड़ी हुई और कहा, अब आंटी बाई जी खाना बनाने जाती हैं, थोड़ी देर आराम करो। तैयार होने पर मैं तुम्हें बुला लूंगी। मैं बाई जी के सुंदर और आकर्षक शरीर को जाते हुए देखता रहा। उनका हर कदम उनकी पतली कमर को मटका रहा था और उनकी चाल के साथ उनके गोल कूल्हे हल्के से हिल रहे थे। आंटी बाई जी, इस जीवन में मुझे आपका ख्याल रखने दीजिए। जहां तक आपके क्रूर पति गांव यी की बात है, मैं उसका जीवन नर्क बना दूंगा और उसे मौत के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। डिंग सिस्टम बाइंडिंग सफल, शुरुआती मिशन जारी। विपरीत लिंग के ऐसे सदस्य के साथ जिसकी फेवरेबिलिटी 60 से अधिक हो, फुल साइकिल फिजिकल इंटीमेसी पूरी करें। पुरस्कार, जेनेटिक इवोल्यूशन सीरम। समय सीमा 3 दिनों के भीतर, ताकि होस्ट को हेरफेर से बचाया जा सके। अनुकूलता प्रणाली इसके मुख्य कार्यों में से एक है। इससे पहले कि मैं सिस्टम का और अध्ययन कर पाता, बाई जी की कोमल आवाज गूंजी, श्याओ फेंक, हाथ धोकर खाना खाने आ जाओ। मेरा दिल हल्का सा धड़का। मैंने अपनी उत्सुकता को दबाया और जल्दी से जवाब दिया, मैं अब भी आ रहा हूँ। डाइनिंग रूम में प्रवेश करते हुए मैंने देखा कि बाई जी पहले से ही टेबल पर इंतजार कर रही थी। उन्होंने पांडा के प्रिंट वाला एक छोटा सा एप्रन पहन रखा था। उनके बाल करीने से बंधे हुए थे और कुछ लटें उनके माथे पर झूल रही थी। वह सुडौल और आकर्षक शरीर वाली एक पकी हुई रसीली आड़ू जैसी लग रही थी, जिसे देखकर एक बाइट लेने से खुद को रोक पाना नामुमकिन था। सेक्सी, संस्कारी, प्यारी और कोमल, ये सभी गुण उनमें एक साथ समाये हुए थे। आज घर में सिर्फ हम दोनों थे, इसलिए मैं खुद से बुदबुदाए बिना रह नहीं सका। बाई जी की जानकारी चेक करो। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने एक वर्चुअल स्क्रीन प्रकट हुई, जो हल्के नीले रंग की और साइंस फिक्शन वाइब्स से भरी हुई थी। केवल 16 बार और अस्वीकार करने की संख्या 0 है। मैंने मन ही मन उपहास उड़ाते हुए सोचा, गांवी, तू सचमुच एक बेकार और दयनीय इंसान है। तेरी जगह आंटी बाई जी को एक बेहतर जिंदगी देना मेरा कर्तव्य है, खासकर तब जब उनके मन में मेरे प्रति फेवरेबिलिटी 90 का भारी स्कोर रखती है। मेरे सामने बाई जी के सुंदर और चिकने शरीर को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी उत्तेजना दौड़ गई। बाई जी की उम्र की महिलाओं की जरूरतें बहुत प्रबल होती हैं और गांवी इस साल 50 से ऊपर के हैं। ऐसा लगता है कि उनका मन तो है, पर शरीर साथ नहीं दे रहा। मुझ जैसे एक सुंदर और स्वस्थ युवा को आगे आकर मदद करनी चाहिए। तभी बाई जी ने ऊपर देखा और पाया कि मैं लगातार उनके सीने को घूर रहा हूँ। शर्म के मारे बाई जी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। श्याओ फेंक वाकई बड़ा हो गया है और अब एक जवान आदमी बन चुका है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि श्याओ फेंक थोड़ा अलग है। वो पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहा है। बाई जी का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह थोड़ा उलझन में थी। एक वयस्क के रूप में क्या मुझे इन मामलों में श्याओ फेंक का मार्गदर्शन करना चाहिए? मैं अपने ख्यालों से बाहर आया और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए बाई जी के खाना बनाने के हुनर की लगातार तारीफ करने लगा। मैं बस थोड़ी देर पहले खो गया था, अब खा रहा हूँ। आंटी बाई जी, आपका खाना वाकई लाजवाब है, बाहर के 5 स्टार होटलों के शेफ से भी बेहतर। बाई जी अपनी हंसी रोक नहीं पाई और बोली, इतना भी अच्छा नहीं है, तुम बस मक्खन लगा रहे हो। डिंग, हाई ईक्यू चॉइस सपोर्ट फंक्शन सक्रिय। होस्ट के सही विकल्प चुनने के बाद लक्ष्य की अनुकूलता बढ़ सकती है और आपको अफेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स का इस्तेमाल सिस्टम स्टोर में आइटम खरीदने के लिए किया जा सकता है। गलत विकल्प चुनने पर अनुकूलता कम हो सकती है। कोई अन्य जुर्माना नहीं है। होस्ट चाहे तो खुद से भी चुनाव कर सकते हैं। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, बकवास, जाहिर है यह झूठी बात है। तुमने सचमुच इस चापलूसी पर यकीन
यकीन कर लिया। जिंदगी के इतने साल ऐसे ही बिता दिए। फिर मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए बाई जी को गले लगाया और कहा, हे मेरी जबान बहुत मीठी है, देखते हैं कौन ज्यादा स्वादिष्ट है, आप या यह ब्रेस्ट पोर्क। मैंने प्यार से कहा, सच में आंटी बाई जी, अगर मैं हर दिन आपके साथ रह सकूं और आपका बनाया खाना खा सकूं तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान होऊंगा। मेरी इच्छा है कि मैं हर दिन आपका खाना खा सकूं। मैं अवाक रह गया। जाहिर है मुझे तीसरा विकल्प चुनना था। मैंने पूरी दृढ़ता और कोमलता के साथ बाई जी की तरफ देखा और कहा, सच में आंटी बाई जी, अगर मैं रोजाना आपका मजा, मेरा मतलब है आपका खाना खा सकूं तो मैं इस धरती पर सबसे खुश इंसान हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं भविष्य प्लस 100। बाई जी की अनुकूलता आपके प्रति वर्तमान में बढ़कर 91 हो गई है। अच्छा काम जारी रखें। बाई जी थोड़ी शर्मीली हो गई। उन्होंने मुझे एक मादक तिरछी नजर से देखा और कहा, तुम बिल्कुल बकवास बातें कर रहे हो, इतने मीठे बोलने वाले। मैं सच कह रहा हूं, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आंटी बाई जी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इस पल माहौल अचानक थोड़ा अजीब हो गया। हम दोनों ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाते रहे। खाने के बाद बाई जी ने अपने आकर्षक शरीर के मोड़ों को दिखाते हुए अंगड़ाई ली। उन्होंने अपनी अकड़ी हुई गर्दन की मालिश की और उनके कोमल चेहरे पर थकान की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। ये देखकर मेरा दिल जोर से धड़का। जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था, सिस्टम ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। डिंग, हाई ईक्यू चॉइस फंक्शन सक्रिय। हाथों को रगड़ते हुए और कामुकता से मुस्कुराते हुए कहना, ले जाओ, मैं तुम्हारी ठीक से मालिश करी से कहना, जो महिला अपना ख्याल रखना नहीं जानती, क्या तुम मुझे परेशान करना चाहती हो। कोमलता से मुस्कुराते हुए कहना, आंटी बाई जी, आपने बहुत मेहनत की है, इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए शुक्रिया। आइए, मैं आपको आराम देने के लिए मालिश कर देता हूँ। मैंने एक गहरी सांस ली, फिर बाई जी के पास गया और प्यार से कहा, आंटी बाई जी, आपने बहुत मेहनत की है, इस शानदार डिनर के लिए शुक्रिया। आइए मैं थोड़ा आराम पहुंचाने में आपकी मदद करूं। वह बहुत उपयुक्त नहीं होगा। अफेक्शन पॉइंट्स प्लस 100। बाई जी की अनुकूलता वर्तमान में 92 हो गई है। इसे जारी रखें। हे, औरतें वाकई कहती कुछ और हैं और सोचती कुछ और हैं। उनका मुंह भले ही मना करता है, पर उनकी अनुकूलता गुप्त रूप से बढ़ रही है। छोटी टिप, आप मास्टर मसाज तकनीक के लिए सिस्टम स्टोर में 100 अफेक्शन पॉइंट्स का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे लक्ष्यों को जीतना आसान हो जाएगा। क्या आप एक्सचेंज करना चाहते हैं? इतना बढ़िया सौदा, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, अभी एक्सचेंज करो। अफेक्शन पॉइंट्स -100, स्किल प्राप्त मास्टर मसाज तकनीक। अगले ही पल मालिश से जुड़ा भारी ज्ञान मेरे दिमाग में भर गया। मैंने आश्वस्त करने वाले लहजे में कहा, ये ठीक है, ये सिर्फ एक मालिश है आंटी बाई जी। आपने इस परिवार के लिए बहुत त्याग किया है, आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको इतना थका हुआ देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, श्याओ फेंक। बाई जी ने ऐसे सहमति दी मानो उन पर किसी का वश चल गया हो। उन्हें भावनाओं का एक अचानक ज्वार महसूस हुआ। इतने सालों से इस परिवार के लिए चुपचाप त्याग करते करते गाँव ही को भूल जाइए, जो साल भर में शायद ही कभी घर आते हैं। यहाँ तक कि उनकी तीनों बेटियों ने भी शायद ही कभी उन्हें ऐसी सच्ची परवाह और समझ दिखाई हो। इसके बाद बाई जी उठी और अपने गोल कूल्हों को नजाकत से हिलाते हुए सोफे की तरफ बढ़ी। वह थोड़ी शर्मा रही थी और एक गहरी सांस लेने के बाद वह पेट के बल सोफे पर लेट गई। जैसे ही वह लेटी, उनके स्तन जेली की तरह उछल गए। मेरी पलकें फड़क उठी। वे अंदर की सुलगती हुई आग को दबाने की कोशिश की। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, मैंने कहा, आंटी बाई जी, मैं अब शुरू कर रहा हूँ। बाई जी ने अपना लाल चेहरा सोफे के कुशन में छिपा लिया और धीरे से जवाब दिया, आगे बढ़ो। अगले ही पल बाई जी को अपने ऊपर मैस्कुलिन हार्मोन्स का एक सैलाब उमड़ता हुआ महसूस हुआ। उनका दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया और उनके पूरे शरीर में एक सुन्न कर देने वाली सिहरन दौड़ गई। बाई जी खुद को रोक नहीं पाई और हल्की सी आह निकल गई। उनके गाल पकी हुई आड़ू की तरह लाल हो गए। मैंने अपने हाथ रोके और कोमलता से पूछा, आंटी बाई जी, क्या हुआ? क्या आप असहज हैं? अचानक वह गर्म गर्माहट गायब होने पर बाई जी को एक हल्की सी कमी महसूस हुई और उन्होंने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, ये कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ी हैरान थी, कृपया मालिश जारी रखें। मैंने अपनी मास्टर मसाज तकनीक का इस्तेमाल किया और पूरी तन्मयता से बाई जी की मालिश करने लगा। बाई जी धीरे धीरे मेरे कुशल हाथों के जादू में डूब गई। बहुत समय हो गया था जब उन्होंने इतनी शांति महसूस की थी। श्याओ फेंक, तुमने मालिश करना कहाँ से सीखा? ये वाकई अद्भुत है। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया आंटी बाई जी। मैंने इसे ऑनलाइन ही सीखा है, मुख्य रूप से इसीलिए ताकि जब भी आप थकें तो मैं आपको आराम पहुंचा सकूं। बाई जी अंदर तक पिघल गई। श्याओ फेंक कितना संस्कारी और आज्ञाकारी है, उन तीनों बेटियों की तरह नहीं जो हमेशा बाहर रहती हैं और शायद ही कभी घर आती हैं। उन्होंने आह भरते हुए कहा, शुक्रिया श्याओ फेंक, मुझे सचमुच बहुत पसंद है। उसने ईमानदारी से कहा, मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए आंटी बाई जी। 6 साल पहले जब एक हादसे में मेरे माता पिता की मौत हो गई थी, तब आप हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए मौजूद थी। मैं उस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। भले ही मैं गांव ही से अपनी जान की तरह नफरत करता हूँ, सम्मान और प्यार रहा है। हाई स्कूल के दौरान बाई जी ने हमेशा मेरी परवाह की, हर छोटी छोटी बात की चिंता की और अक्सर मुझे यहाँ वहाँ घुमाने ले जाया करती थी। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि उनकी मदद के बिना मैं अपने माता पिता की मौत के बाद के उस अंधेरे से कभी बाहर नहीं निकल पाता। इस जीवन में मैं इस त्रासदी को कभी दोबारा नहीं होने दूंगा। मैं निश्चित रूप से गांव ही का ऐसा हाल करूंगा कि वह मरने की दुआ मांगेगा, लेकिन मैं अपना भविष्य भी बर्बाद नहीं करूंगा। आखिरकार मुझे पुनर्जन्म मिला है। मुझे आंटी बाई जी के साथ एक जुनूनी और खूबसूरत जीवन का आनंद लेना चाहिए। बाई जी के मन में अपार करुणा भर आई। वह और मेरी माँ सालों तक पक्की सहेलियां थी और उनकी सहेली के अचानक चले जाने से उन्हें गहरा आघात पहुंचा था। बीता हुआ वक्त बीत चुका है मेरे प्यारे, बाई जी ने कहा। तुम्हारा आने वाला कॉलेज जीवन बहुत शानदार होगा। श्याओ फेंक इतना हैंडसम है कि पक्का बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे भाग रही होंगी। जब ऐसा हो तो आंटी बाई जी को मत भूल जाना। उनके इतना कहते ही मैंने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। झूंग चांग
जिनचांग यूनिवर्सिटी हमारे घर के बिल्कुल करीब है। मेरे दूसरा वर्ष की शुरुआत के बाद मैं घर पर ही रहूंगा ताकि हर दिन आंटी बाई जी के साथ रह सकूं। बाई जी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश थी। उन्होंने प्यार से मुझे डांटते हुए कहा, तुम बेवकूफ लड़के, ये क्या बकवास कर रहे हो? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सीखना चाहिए। आंटी बाई जी, मैं गंभीर हूँ। बाई जी का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कुछ घबराते हुए कहा, बाद में तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। आंटी बाई जी के साथ रहना बहुत असुविधाजनक होगा। इसके अलावा आंटी बाई जी अब बूढ़ी हो गई हैं। मेरा रूप फीका पड़ गया है। तुम निश्चित रूप से इस बूढ़ी औरत को बाद में परेशान पाओगे। डिंग। हाई EQ चॉइस फंक्शन सक्रिय। शरारती हाथों को इधर उधर घुमाना, फिर कामुकता से मुस्कुराते हुए कहना, चूंकि तुम जानती हो कि यह असुविधाजनक है, तो अभी तक इस विला से दफा क्यों नहीं हो गई? लेकिन अगर तुम भी इसमें शामिल होना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। है। उदासीन रवैये के साथ कहना, शानदार। तो तुम्हें एहसास हुआ कि तुम लगभग 40 साल की हो। सचमुच बूढ़ी और मुरझाई हुई। अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो मैं बस मर जाता। सिर्फ तुम ही इतने लंबे समय तक टिक सकती हो। क्या बेशर्म बूढ़ी औरत हो। ईमानदारी से कहना, आंटी बाई जी, आप अभी भी बहुत युवा और सुंदर हैं। अगर हम दोनों सड़क पर साथ चलें तो लोग निश्चित रूप से यही सोचेंगे कि हम भाई बहन हैं। इसके अलावा ये सब आपकी गलती है। आपने मेरे लिए जीवन साथी के मानक इतने ऊंचे कर दिए हैं कि मुझे कभी कोई ऐसी लड़की कैसे मिल सकती है जो मेरी प्रेमिका बनने के लिए आपकी तरह सुंदर और संस्कारी हो। और अगर किस्मत से मुझे आपके जैसी कोई मिल भी गई और उसने आपका सम्मान नहीं किया तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के तीसरा उत्तर चुना। बाई जी उनकी हंसी के साथ उनके गोल कूल्हे मचल उठे। वह खुद को रोक नहीं पाई और मुझे डांटते हुए बोली, क्या बकवास है। अफेक्शन पॉइंट्स प्लस 100। बाई जी की अनुकूलता आपके प्रति वर्तमान में बढ़कर 93 हो गई है। कोशिश जारी रखें। मेरा हाथ चुपके से थोड़ा नीचे खिसक गया और मैंने बाई जी के शरीर के किनारों पर मालिश करना शुरू कर दिया। मैंने सामान्य लहजे में अपनी बात जारी रखी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी सबसे बड़ी इच्छा बिल्कुल आपके जैसी प्रेमिका पाने की है आंटी बाई जी। दुर्भाग्य से ये आसमान छूने से भी ज्यादा मुश्किल है। सचमुच गलत समय पर पैदा होने वाली बात है। अगर मुझे आपके जैसी पत्नी मिल जाए तो मैं अपनी जिंदगी के 20 साल कुर्बान करने को तैयार हूँ। ऐसी बकवास बातें मत करो। बाई जी का चेहरा लाल था और वह मन ही मन आहें भरने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। काश मुझे शाओ फेंक जैसा पति मिला होता। इतने हैंडसम, परफेक्ट शरीर वाले, समझदार और संवेदनशील और इतने नेक स्वभाव वाले एक सच्चे आदर्श पुरुष। उस कमीने गांव यी की तरह नहीं जो हमेशा बाहर अय्याशी करता फिरता है। उस समय उसे शादी करके मैं वाकई अंधी हो गई थी। मैंने उसके साथ जाने का फैसला क्यों किया? मैंने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा, आंटी बाई जी, मुझे आपकी पीठ की मालिश करने दीजिए। शायद ज्यादा काम करने की वजह से आपकी पीठ का निचला हिस्सा अकड़ गया है। बाई जी ने ख्यालों में खोए हुए धीरे से जवाब दिया, ठीक है, तुम्हारे लिए मेहनत है श्याओफेंग। 1 घंटे बाद बाई जी को अपना पूरा शरीर नूडल्स की तरह एकदम मुलायम महसूस हुआ। उन्होंने जल्दी से रहम की भीख मांगते हुए कहा, बस बस प्यारे, अब मैं और नहीं सह सकती श्याओफेंग, तुम थक गए हो। आज की मालिश यहीं खत्म करते हैं। मैंने अपनी थकी हुई उंगलियों को मला। सच में ये थोड़ा थका देने वाला था, इसलिए मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ चलिए आज के लिए यहीं रोकते हैं, किसी और दिन फिर करेंगे। बाई जी बाथरूम जाने के लिए उठी, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई उनके पैर अचानक लड़खड़ा गए। उनका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से आगे की तरफ गिर पड़ा। पास ही खड़े होने के कारण मैं भी उनके साथ फर्श पर खिंच गया और अनजाने में उनका ह्यूमन कुशन, मानव गद्दे बन गया। एक नीचे लेटा था और दूसरा ऊपर दबा हुआ था। यह स्थिति जितनी अजीब हो सकती थी उतनी थी। बाई जी का चेहरा अचानक एक पके फल की तरह चमकीला लाल हो गया। उन्होंने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन सुन्न हो चुके पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। 1 सेकंड बाद वह फिर से मुझ पर आ गिरी। मैं क्या करूं? पूरा कमरा अचानक एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। बाई जी की लाली को उनकी गर्दन तक फैलते देख मुझे खामोशी तोड़ने के लिए बोलना पड़ा, आंटी बाई जी, मैं आपको उठा लेता हूं। ये कहते हुए बिना उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए मैंने एक हाथ उनकी गर्दन के पीछे और दूसरा उनके घुटनों के नीचे डाला और उन्हें धीरे से उठा लिया। मुझ पर आ रही एक खास मर्दानी महक को सूंघते हुए बाई जी को लगा कि वह नशे के मारे बेहोश हो जाएंगी। चुपचाप मेरी बाहों की मजबूती को महसूस करते हुए उनका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती चीरकर बाहर आ जाएगा। मैंने जल्दी से उन्हें बेडरूम में लाकर बड़े और मुलायम बिस्तर पर लिटा दिया। आंटी बाई जी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं ठीक हूँ, अब सब ठीक है प्यारे। तो मैं अपने कमरे में चलता हूँ, ठीक है? उनके जाने के बाद बाई जी ने अपना चेहरा तकिए में गहराई से छिपा लिया और बड़े बिस्तर पर इधर उधर लुढ़कते हुए मन ही मन सिसकारियां भरने लगी। मैं मरने जा रही हूँ, ये कितनी शर्मनाक बात है। मैंने पूरी तरह से इज्जत खो दी है। अब मैं श्याओ फेंक का सामना कैसे करूंगी? सब ठीक है, सब ठीक है। जिसका जमीर साफ हो उसे किसी बात का डर नहीं होता। मैं बेकसूर हूँ। अपने कमरे में लौटने के बाद मैं दिल की सुलगती आग को बुझाने के लिए तुरंत बाथरूम गया और ठंडे पानी से नहाया। नहाने के बाद मैं बिस्तर पर लेटा और जीवन के बारे में सोचने लगा। मेरे पिछले जीवन की दर्दनाक यादें मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी। गांव ही मेरे पिता का बचपन का दोस्त था। उन दोनों ने हांगजू में सबसे बड़ी MCN कंपनी की सहस्थापना की थी। मेरे माता पिता की मौत के बाद उसने मीठी मीठी बातें करके मेरे सारे शेयर हड़प लिए थे। शुक्र है कि इस जीवन में सब कुछ बचाने के लिए अभी भी समय है। मैंने जो कुछ भी खोया है उसे कई गुना वापस लूंगा। मैं उस करियर को छीन लूंगा जिस पर उसे बहुत गर्व था।
था और उसके पुरुषवादी अहंकार को रौंद डालूंगा। पैसे पति के, चुकाए पत्नी, बाप का कर्ज चुकाए बेटी। क्या यह स्वाभाविक नहीं है? मैं तो बस गांव यी की पत्नी और उसकी 3 बेटियों को अंधेरे से बाहर निकलने में मदद कर रहा हूँ, लेकिन मुझे शुरुआत आंटी बाईजी से करनी चाहिए या उसकी तीनों बेटियों से? ये वाकई सोचने वाला विषय है। गांव यी को धीरे धीरे प्रताड़ित करने के लिए अलग रखा जा सकता है, जबकि बाकी बदले के लक्ष्य केवल शुरुआत का नाश्ता होंगे। देखते देखते रात के 2 बजे बज गए। मेरी आंख खुली और मैं पानी पीने के लिए किचन जाने लगा। जब मैं आंटी बाईजी के बेडरूम के पास से गुजरा तो मैंने पाया कि उनका दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। अंदर एक धुंधली रोशनी टिमटिमा रही थी और बहुत अजीब आवाजें आ रही थी। एक फोन के लगातार वाइब्रेट होने की आवाज। इस आधी रात को कौन फोन करेगा? यहाँ तक कि बहते पानी की आवाज भी आ रही थी। क्या आंटी बाईजी अब भी नहा रही थी? जिज्ञासा से प्रेरित होकर मैं और करीब आ गया और दरवाजे की दरार से सुनने लगा। कमरे में पीली धुंधली रोशनी टिमटिमा रही थी, जिसके साथ हल्के संगीत की धुन बज रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे खुद जैसे ही मैं मुड़कर जाने वाला था, मेरा हाथ गलती से दरवाजे से टकरा गया। रात सन्नाटे में दरवाजे के कब्जे के घूमने की आवाज बहुत तेज गूंजी। अगले ही पल मेरी आंखें आंटी बाईजी की आंखों से मिल गई। डिंग। हाई ईक्यू चॉइस फंक्शन सक्रिय। बेकाबू होकर हंसते हुए कहना, हे आंटी बाईजी, मैं अब अंदर आ रहा हूँ। हल्के फुल्के अंदाज में कहना, यह तो कमाल है, दरवाजा बंद ही नहीं है। क्या तुमने यह जानबूझकर किया या यह कोई दुर्घटना थी, या फिर यह कोई दुर्घटनापूर्ण जानबूझकर किया गया था? हाँ। अपनी छाती थपथपाकर नेकदिल दिखने की कोशिश करते हुए गंभीरता से कहना, आंटी बाईजी, ये आपकी सही आदत नहीं है। लाओ मैं एक हाथ बंटा देता हूँ। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक नेक युवा हूँ जो दूसरों की मदद करना पसंद करता है। अवाक रह जाना और तुरंत पीछे हटते हुए घबराकर कहना, माफ करना आंटी बाईजी, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो बस प्यास लगने की वजह से पानी पीने जा रहा था। सिस्टम द्वारा दिए गए विकल्पों को देखकर मैं पूरी तरह अवाक रह गया। बाईजी बिस्तर पर लेटी हुई थी। दरवाजे की अचानक आई आवाज से उनका दिल उछलकर हलक में आ गया। उनका छोटा सा चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया। उन्होंने दरवाजे पर मंडराती हुई आकृति को देखा। वे आंखें निश्चित रूप से मेरी थी। सब कुछ खत्म हो गया। घबराहट में उन्होंने जल्दी से अपने पास रखा कंबल खींचा और अपने आकर्षक शरीर के मोड़ों को ढंक लिया। इस समय बाईजी का दिमाग एक उलझा हुआ जाल बन चुका था। उनके दिमाग में तरह तरह के विचार अंतहीन रूप से घूम रहे थे। उनका पूरा शरीर उनके चपटे पेट से लेकर उनके गोरे चेहरे तक गुलाबी लाली से ढक गया था। उन्हें क्या करना चाहिए? ये बहुत शर्मनाक है। श्याओ फेंक यहाँ कब आया? क्या उसने सब कुछ देख लिया? क्या श्याओ फेंक यूं ही अंदर नहीं आ जाएगा? अगर वह यहाँ आ गया तो मैं क्या करूंगी? क्या मुझे उसे मना करना चाहिए? इसके बाद मैं श्याओ फेंक का सामना कैसे करूंगी? इस बीच बेडरूम में लौटने के बाद बाईजी ने राहत की लंबी सांस छोड़ी। मैंने मन ही मन कोसा, बेवकूफ सिस्टम, मुझे आखिर क्या चुनना था? डिंग होस्ट के प्रति बाईजी की अनुकूलता एक अंक बढ़ गई है। ये अब 94 अंक है। होस्ट, कृपया अच्छा काम जारी रखें। सिस्टम की सूचना की आवाज अचानक गूंज उठी, जिससे मैं चौंक गया और जल्दी से वहां से दूर हट गया। अगली सुबह तड़के बाई और मैंने सिर झुकाकर खामोशी से नाश्ता किया। हम दोनों की आंखों में थकान के काले घेरे थे। बाईजी बेहद तनाव में थी। उनकी सांसें थोड़ी भारी थीं। उनकी गोरे रंग की त्वचा पर धीरे धीरे लाली फैल रही थी, यहाँ तक कि उनके छोटे छोटे कान भी गुलाबी हो गए थे। उन्होंने डरते डरते पूछा, श्याओ फेंक, क्या तुमने कल रात कुछ देखा था? जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था, सबसे खराब समय पर सिस्टम की घंटी बज उठी। डिंग। हाई ईक्यू चॉइस फंक्शन सक्रिय। शरारत से मुस्कुराते हुए जवाब देना, बेशक मैंने देखा। मैंने तो यहाँ तक कि खुद का मनोरंजन करने के लिए अपने कमरे में वापस गया। आखिरकार कल रात चांद कितना चमकीला और साफ था। चांद बहुत बड़ा और सफेद था। मैंने सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से देखा। बहुत बुरा है कि मैं इतना केंद्रित था कि रिकॉर्ड करना भूल गया। कैसा रहेगा अगर नूना इसे एक बार और करे? लापरवाह अंदाज में कहना, मैडम, मुझे यकीन है कि आप नहीं चाहेंगी कि आपका यह राज किसी और को पता चले, है ना? मासूमियत से अभिनय करते हुए कहना, आपका क्या मतलब है? नूना, कल रात जयसंत सो गया। मैंने विकल्प 3 चुना, जिससे मेरे प्रेम अंक 100 बढ़कर कुल 300 अंक हो गए। आईजी ने राहत की सांस ली, जैसे उसके सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वह इस अजीबोगरीब विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। चलो इसे ऐसा ही रहने देते हैं, भले ही यह सिर्फ खुद को धोखा देना ही क्यों ना हो। खैर, अब मैं किराने का सामान खरीदने बाजार जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। जल्दी करो और अपना नाश्ता खा लो। तुम्हारा अंग्रेजी ट्यूटर तुम्हें पढ़ाने के लिए जल्द ही आने वाला है। चूंकि मेरे अंग्रेजी के नंबर बहुत खराब थे, इसलिए बाईजी ने मुझे पढ़ाने के लिए एक हॉट पश्चिमी शिक्षिका को विशेष रूप से बुलाया था। अपने पिछले जन्म में मैं कितना मूर्ख था कि ऐसी आक्रामक और खूबसूरत पश्चिमी लड़की मिलने पर भी मैंने कोई पहल नहीं की। पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो खुद को 10 थप्पड़ मारने का मन करता है। ऐसा लगता है कि अगर मुझे शुरुआती मिशन, नोविस मिशन पूरा करना है तो मुझे इसी पश्चिमी शिक्षिका पर भरोसा करना होगा। हाँ नूना। इसी के साथ मैंने अपना खाना गटकना शुरू कर दिया। खाने के बाद मैंने खुद बर्तन धोने की जिम्मेदारी ली, जबकि बाईजी उसके तुरंत बाद बाजार चले गए। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। मैंने अपने हाथ सुखाए और दौड़कर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक परफेक्ट बॉडी और सम्मोहक नीली आंखों वाली गोरे बालों की लड़की मेरे सामने प्रकट हुई। उसने सोने के फ्रेम वाला एक बौद्धिक चश्मा पहन रखा था और एक साधारण सफेद शर्ट के साथ नीचे एक टाइट स्कर्ट पहनी हुई थी, जो उसके कर्व्स को बखूबी दिखा रही थी। उसने अपनी बाहों में कुछ किताबें और एक स्केल पकड़ा हुआ था। उसका
उसका पूरा व्यक्तित्व एक ऐसी आभा बिखेर रहा था जो जंगली और अकादमिक दोनों थी। हेलो, मैं लिंडा हूँ। मैं अपने मन में ही बड़बड़ाया। लिंडा की जानकारी चेक करो। अगले ही सेकंड में साइंटिफिक शैली की एक हल्की नीली वर्चुअल स्क्रीन सामने आ गई। नाम लिंडा सुंदरता, 92 व्यक्तित्व, बेबाक, खुले विचारों वाली, शौक पैसे से प्यार, अमीर बनना पसंद है, अफेक्शन 55, जन्मजात गुण सकूबस, शारीरिक बनावट 20, बॉडी काउंट 24, वैवाहिक स्थिति सिंगल, संबंध स्थिति एक अमीर नए बॉयफ्रेंड की तलाश में, वर्तमान मूड खुश, वर्तमान इच्छा एक ऐसे नए बॉयफ्रेंड से मिलने की उम्मीद है जो दिखने में हैंडसम भी हो और अमीर भी। मैंने आगे बढ़कर उत्साह के साथ उसके हाथों से किताबों का बंडल ले लिया। हेलो एम, ये फंग, मैं लिंडा हूँ। कृपया मुझे सिर्फ श्योप है कहिए। कृपया अंदर आइए और खुद को घर जैसा। ठीक है, क्या मुझे चप्पलें बदलने की जरूरत है? मैंने कॉफी का एक गर्म कप उड़ेल कर उसे थमा दिया। लिंडा ने इधर उधर देखा और घर के आलीशान अंदरूनी हिस्से को देखकर तुरंत चकित रह गई। उसने मन ही मन खुशी मनाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मेरा ट्यूशन छात्र इतना हैंडसम और अमीर होगा। क्या मेरी किस्मत आखिरकार चमक उठी है? मुझे आखिरकार किसी अमीर युवा मालिक को फंसाने का मौका मिल गया है। ये सोचते हुए उसने चुपचाप अपनी शर्ट का एक और बटन खोल दिया, फिर एक ऐसी मुस्कान दी जिसे वह अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान मानती थी और लिविंग रूम में चली गई। वह किसी अनुभवी शिकारी की तरह लग रही थी जिसने अभी अभी अपना शिकार देखा हो। लिंडा ने अपनी टाइट स्कर्ट को ठीक किया, बैठ गई और अपने लंबे पैर एक के ऊपर एक रखकर क्रॉस कर लिए, जिससे उसकी स्कर्ट के नीचे का नजारा थोड़ा सा झांक रहा था। लिंडा ने चीन में कई वर्षों तक पढ़ाई की थी, इसलिए वह बहुत फ्लुएंट चीनी बोलती थी। श्याओ फेंक, तुम मुझे नूना लिंडा कह सकते हो। वैसे भी मैं तुमसे बहुत बड़ी नहीं हूँ। मैंने चमकदार मुस्कान के साथ पूछा। नूना लिंडा, तुम वापस अमेरिका क्यों नहीं गई और इसके बजाय चीन में ही अपना करियर बनाने का फैसला क्यों किया? लिंडा का भाव तुरंत बदल गया। वह बेहद दुखी दिखते हुए गला रुंधा कर बोली, जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था तब प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और मेरे पिता कर्ज में डूबे हुए एक जुआरी और नशेड़ी थे। मैं वापस उस शहर में नहीं जाना चाहती जो नशेड़ियों और बंदूक की हिंसा से भरा हुआ है। चीनी लोग बहुत गर्मजोशी से स्वागत करने वाले और आतिथ्य सत्कार करने वाले हैं। साथ ही यहाँ सुरक्षा है और बहुत सारा अच्छा खाना है, इसलिए मैंने यहीं रहने का फैसला किया। हाई IQ चॉइस फंक्शन एक्टिवेट हो गया है। उसके छोटे हाथ सहलाते हुए जोर से हंसते हुए, ग्रीन टी बिच, नाटक करना बंद करो। क्या बकवास करना बंद कर सकती हो? मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास रूप और शरीर है, चलो बस वही लें जिसकी हम दोनों को जरूरत है। मैंने मजाकिया अंदाज में कहा। नूना लिंडा, मुझे यकीन है कि तुम यह नौकरी खोना नहीं चाहती होगी। चिंता भरे भाव के साथ मैंने कहा, आपके दर्दनाक अतीत को कुरेदने के लिए मुझे खेद है। अगर आपको हांगजोउ में कोई भी परेशानी आए तो बस मेरे पास आना, यहाँ मेरे कुछ संपर्क हैं। एक निष्ठावान चेहरे के साथ मैंने लिंडा के गोरे हाथों को अपने हाथों में लिया और नरमी से कहा, मुझे माफ कर दो नूना, मैंने तुम्हें रुला दिया। अगर यहाँ तुम्हें कोई भी कठिनाई हो तो बस मुझे कॉल करना, मैं किसी भी चीज में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। डिंग, प्रेम अंक 100। अब यह 400 अंक हो गए हैं। होस्ट के प्रति लिंडा का आकर्षण 5 बढ़कर अब 60 अंक हो गया है। होस्ट, कृपया अच्छा काम जारी रखें। तिस्क तिस्क, मुझे शर्त लगानी चाहिए कि उन 5 अंकों में से 4 अंक उसी आखिरी वाक्य की बदौलत मिले हैं। बढ़िया, मिशन की जरूरत को पूरा करने के लिए ठीक 60 आकर्षण अंक मिल गए हैं। अब फुल स्केल आक्रामक रुख अपनाने का समय आ गया है। लिंडा ने मेरे हैंडसम चेहरे की तरफ देखा। उसका कोमल चेहरा शर्मा गया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये ठीक है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मैंने अनिच्छा से उसके हाथ छोड़े और कहा, नूना लिंडा, क्या अब हमें पाठ शुरू करना चाहिए? ठीक है, चलो चलें। मैंने लिंडा को अपने निजी कमरे की तरफ पहुंचाया। मैंने कुछ समय से अपना कमरा साफ नहीं किया है, इसलिए यह थोड़ा गंदा है, कृपया बुरा मत मानना। नूना लिंडा। लिंडा ने कमरे के चारों ओर देखा और पाया कि यह वास्तव बहुत विनम्र हो रहे हो। ये मेरी जगह से कहीं ज्यादा साफ है। हम दोनों डेस्क की तरफ चल पड़े और आधिकारिक तौर पर आज का ट्यूशन सत्र शुरू हो गया। पास पास बैठने पर एक हल्की सी भीनी खुशबू मेरी नाक से टकराई, यहाँ तक कि मैं अपनी बाह्य पर उसकी कोमलता का एहसास भी कर सकता था। पढ़ाते समय लिंडा जानबूझकर या अनजाने में लगातार मुझसे सटी रही। नूना लिंडा। एंडन शब्द का क्या मतलब होता है? लिंडा की बड़ी आंखें संक्षिप्त रूप से इधर उधर घूमी, मानो उसे अभी अभी कोई दिलचस्प बात सूझी हो। उसने नखरे से कहा, यहाँ आओ, मुझे तुम्हें सिखाने दो। उसी के साथ लिंडा ने अपने शरीर को मुंह से सटा लिया। उसके लाल होंठ मेरे कान के करीब थे। लगभग उसका पूरा शरीर मुझ पर झुका हुआ था। 2.5 घंटे बाद सिस्टम की घंटी बजी। डिंग। होस्ट के प्रति लिंडा का आकर्षण 15 बढ़कर अब 75 अंक हो गया है। होस्ट, कृपया अच्छा काम जारी रखें। दुनिया को थोड़ा और प्यार देने वाले शुरुआती मिशन को पूरा करने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम डिलीवर कर दिया गया है। एक जेनेटिक इवोल्यूशन सीरम उसे प्राप्त हुआ है। आखिरकार मिशन खत्म हुआ। मैंने लिंडा की तरफ देखा जो बिस्तर पर सांसें फूलने की वजह से लेटी हुई थी और जल्दी से बाथरूम में घुस गया। मैंने जेनेटिक इवोल्यूशन सीरम निकाला और फिर से एक हल्की नीली वर्चुअल स्क्रीन प्रकट हुई। उत्पाद, जेनेटिक इवोल्यूशन सीरम, स्टैंडर्ड वर्जन विवरण, गैलेक्टिक साम्राज्य का एक तकनीकी उत्पाद, मानव शरीर की कमियों को दूर करने के लिए अनुसंधान किया गया। प्रभाव, इंजेक्शन के बाद शारीरिक ताकत और रिफ्लेक्सेस 5 गुना बढ़ जाएगी। जीवन काल लगभग 30% बढ़ जाएगा। अनुवंशिक कमियां ज्यादातर दूर हो जाएंगी और अधिकांश बीमारियों को रोका जा सकता है। मैंने अपनी आस्तीन ऊपर की ओर बिना किसी हिचकिचाहट के खुराक ले ली। सीरम धीरे धीरे मेरे शरीर में प्रवेश कर गया और मेरे शरीर में अविश्वसनीय बदलाव होने लगे। मेरे अंग प्रत्यंग और हड्डियों में गर्मी की एक लहर फैल गई और साथ ही मुझे बहुत ज्यादा पसीना आने लगा। काले रंग की अशुद्धियां मेरे रोमछिद्रों से बाहर निकल गई। यह प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई जो लगभग 10 मिनट
मिनट तक चली। मेरी दृष्टि अचानक से रूप से तेज हो गई। मैं यहाँ तक कि हवा में तैर रहे धूल के कणों को भी अलग अलग देख सकता था। मेरी मांसपेशियां भी मजबूत और स्पष्ट रेखाएं दिखाने लगी। हालांकि मेरा ढांचा बहुत ज्यादा नहीं बदला, लेकिन सिर्फ मांसपेशियां फुलाने से ही वे चट्टान जैसी सख्त हो गई। इसके अलावा आईने में दिखने वाला मैं अब दोष रहित रूप से हैंडसम था। मैंने बॉडी वॉश की बोतल उठाई और उसे हल्का सा दबाया और वह तुरंत चटक कर टूट गई। आईने में अपनी गोल्डन ह्यू प्रोड की तरफ नीचे देखते हुए मैंने संतोष में सिर हिलाया। नहीं, मुझे प्रभावों का परीक्षण करना होगा। मैंने अपनी नजरें लिंडा की ओर घुमाई, जो अभी भी थकी हुई थी, और मेरे होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मैंने जल्दी से गर्म पानी से नहाया और फिर आराम से उसकी तरफ चल पड़ा। 2.5 घंटे बाद सिस्टम की घंटी फिर से बजी। डिंग। लिंडा का आकर्षण 20 बढ़कर अब 95 अंक हो गया है। होस्ट, कृपया अच्छा काम जारी रखें। बिस्तर पर अचेत पड़ी लिंडा को देखते हुए मैं मदद नहीं कर सका, बल्कि आह भरकर सिर हिलाया। आज के पाठ के लिए बस इतना ही। नूना लिंडा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसी के साथ मैंने जेली जैसे पैरों वाली लिंडा को नीचे पार्किंग गैरेज में पहुंचाया। मैंने यादृच्छिक रूप से एक पोर्श 911 चुनी, फिर उसे पैसेंजर सीट पर लिटाया और एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। कार तेजी से अपार्टमेंट परिसर से बाहर निकल गई। नूना लिंडा, क्या तुम ठीक हो? लिंडा सेरेब्रल हाइपोक्सिया, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी की स्थिति में थी। सीट पर फ्लैट लेटी हुई थी और अब उसे होश भी नहीं था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि मैं कोई भी यादृच्छिक 5 स्टार होटल ढूंढूं, एक प्रेसिडेंशियल स्वीट किराए पर लूं और उसे वहां आराम करने के लिए ले जाऊं। आलीशान कमरे के बिस्तर के किनारे बैठकर मैं लिंडा के जागने का इंतजार करते हुए अपने फोन पर आने में काफी समय लगा। उसने उलाहना देते हुए कहा, तुम इस मामले में बहुत ज्यादा माहिर हो। मुझे लगा था कि मैं शिकारी हूँ। किसे पता था कि तुम्हारी तरह मासूम दिखने वाला छोटा मेमना भेड़ की खाल में छिपा हुआ एक भूखा भेड़िया निकला। लेकिन साथ ही वह बेहद खुश महसूस कर रही थी। हैंडसम और अमीर होने के साथ साथ टॉप टियर स्टेमिना, यह उसका आदर्श जीवन साथी था। मैंने एक मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो नूना? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लिंडा ने मेरी तरफ तिरछी नजरों से देखा, फिर खुद को मेरी बाहों में झोंक दिया। 3 घंटे बाद सिस्टम की घंटी बजी। डिंग। होस्ट के प्रति लिंडा का आकर्षण 5 बढ़कर 100 अंक हो गया है। प्यार की शुद्धता सुनिश्चित करने और किसी के द्वारा ठगाए जाने के जोखिम को रोकने के लिए सिस्टम ने आकर्षण अंकों को लॉक कर दिया है, जो कभी कम नहीं होंगे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक से पहने और तुरंत वहां से रफू चक्कर होने की तैयारी करने लगा। लिंडा ने मुझे नाराजगी भरी नजरों से देखा। क्या तुम बस ऐसे ही चले जाओगे? तुम बुरे इंसान। क्या तुम्हारा प्लान हिट इट एंड क्विट इट का है? मैंने हैरान होते हुए देखा। और क्या तुम सच में इसे जारी रखना चाहती हो? लिंडा घबरा गई। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है अब हमारा रिश्ता क्या है? लिंडा ने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। जाहिर है। सच में बेबी, तुम सबसे अच्छे हो। लिंडा उत्साह से उठकर बैठ गई। उसने मुझे गले लगाया और बार बार चूमने लगी। बेशक मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। मैं निश्चित रूप से घूमना फिरना और जैसी चीजें करना चाहता हूँ। कानून सिर्फ एक से ज्यादा पत्तियां रखने पर रोक लगाता है। जहां तक मुझे याद है, कोई सीमा नहीं है कि किसी की कितनी गर्लफ्रेंड हो सकती है। लिंडा ने नखरे से मेरी बाह पकड़ ली और मुझे महसूस हुआ कि मेरी बाह नरम रुई के ढेर में डूब गई है। तो फिर कसम खाओ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। मेरा दिल हल्का सा धड़का। मेरा उपनाम ये फंग लह है और मैं कसम खाता हूँ कि मैं सिर्फ लिंडा से प्यार करूंगा, वरना मेरे इंस्टेंट नूडल्स में कभी मसालों के पैकेट नहीं मिलेंगे। लिंडा ने मुझे उलाहना भरी नजरों से देखा। ये किस तरह की अजीब कसम है? इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करो और इसे सार्वजनिक करो, और तुम्हें किसी को भी ब्लॉक करने की अनुमति नहीं है। क्या मजाक कर रहे हो? कसमें ठीक है, लेकिन इसे सार्वजनिक करना कभी नहीं हो सकता। मैंने निर्णायक रूप से मना कर दिया। मैं नहीं कर सकता डार्लिंग, कृपया, मैं तुमसे विनती करती हूँ। लिंडा ने मेरी बाह को अपने गर्म शरीर के खिलाफ कसकर भींच लिया। उसका शरीर थोड़ा सा हिल रहा था और उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। मैं बस यह चाहती हूँ कि तुम्हारे दोस्तों को पता चले कि हम डेट कर रहे हैं। मैंने इत्मीनान से अपना फोन निकाला और विशेषज्ञता से पैसे ट्रांसफर करने वाले इंटरफेस पर पहुंचा। अच्छे बच्चे बनो डार्लिंग, अभी तुम्हें 5000 युआन भेजे हैं। शॉपिंग करो और खुद को कुछ अच्छा ट्रीट दो। मुझे पहले कुछ काम निपटाने हैं। लिंडा ने 5200 युआन सॉलिड का नोटिफिकेशन देखा। अंदर ही अंदर अत्यधिक खुशी महसूस करते हुए चिल्लाई, बेबी, हमारा अगला सबक कब होगा? बाद में मेरे कॉल का इंतजार करना। उसके साथ ही उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना मैं तुरंत वहां से पुनर्जन्म हो चुका है। मुझे पूरी तरह से जिंदगी जीनी है और कोई भी मुझे बांध नहीं सकता है। लिंडा बिस्तर पर अपने दांत पीसते हुए मेरे जाने का इंतजार करती रही। उसने खुद से कसम खाई, अखबार में इस आदमी को जरूर जंजीरों में जकड़ कर रखूंगी। शायद मुझे कुछ खास लिबास तैयार करने चाहिए। लिंडा को इस एहसास की लत लगती दिख रही थी। नीचे उतरते ही मैंने तुरंत फोन किया, क्योंकि मैं बाई जी को परेशान नहीं करना चाहता था। हेलो नूना बाई जी, क्या चल रहा है? मैं रास्ते में हूँ। बाई जी की कोमल आवाज रिसीवर से आई। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यह पूछना चाहता था कि शियोफंग, क्या तुम आज रात डिनर के लिए घर आ रहे हो? हाँ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। कृपया मेरे लिए थोड़ा डिनर बचाकर रखना नूना। ठीक है, जल्दी घर आओ, हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फोन रखने के बाद मैंने चुपचाप सिस्टम को बुलाया। शुरुआती मिशन पूरा हो गया है, क्या कोई नए मिशन है? सिस्टम मुख्य घोषित, कमजोरों की मदद करो, सत्य, अच्छाई और सुंदरता की प्रशंसा करो। मिशन सामग्री, वोवू मीडिया पर लौटें, एक KOL प्रशिक्षण विभाग स्थापित करें और 95 या उससे अधिक सुंदरता स्कोर वाली एक दयनीय लड़की की भर्ती करें। पुरस्कार, सुंडे ट्रांसलेटर, 1 मिलियन वास्तविक सहभागिता कार्ड, नकद पुरस्कार
50 मिलियन युआन। मिशन की समय सीमा घोषणा से 1 महीने के भीतर। सुंडे ट्रांसलेटर महिलाओं के झूठ को उनके सच्चे विचारों के सबटाइटल में स्वचालित रूप से अनुवादित कर देगा। इससे पहले कि मैं इसे पूरी तरह से समझ पाता, सिस्टम के नोटिफिकेशन एक के बाद एक बज उठे। डींग, साइड क्वेस्ट, प्रतिशोध की शुरुआत की घोषणा, मिशन सामग्री। हाई स्कूल में 3 साल तक आपको प्रताड़ित करने वाले से बदला लेने के लिए अपनी पसंदीदा विधि का उपयोग करें। मिशन पुरस्कार, सोल स्नैचिंग पॉकेट वॉच। मिशन समय सीमा घोषणा से 1 महीने के भीतर। अगर उस सोल स्नैचिंग वॉच में यह शक्ति है तो मुझे लगता है कि तब सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। गांवीस से बदला लेने और अपना आकार लेने की शानदार योजना मेरे दिमाग में आ गई। अगले दिन दोपहर के करीब मैं गहरी नींद में था, तभी मेरे फोन ने मुझे जगा दिया। फोन उठाते ही मुझे सवालों की बौछार सुनाई दी। ये फंग, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? सिर्फ तुम ही गायब हो। क्लास रियूनियन शुरू होने वाला है। फ्रेशमैन ईयर के बाद गर्मियों की छुट्टी के दौरान क्लास मॉनिटर हुआ का इरन ने क्लास रियूनियन का आयोजन किया था। उनका सोचना था कि चूंकि हर कोई 1 साल से एक दूसरे से नहीं मिला है, इसलिए हमें पुरानी दोस्ती को ताजा करने और खुलकर बातचीत करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। मैं इस रियूनियन के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। मैं मूल रूप से उस कमीने स्कूल बुली और उस घटिया स्कूल ब्यूटी को दंडित करने के तरीकों के बारे में सोच रहा था, लेकिन यह एकदम सही है। वे खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं। जागने के बाद मेरी आंखें पूरी तरह खुल गईं। मैं जल्दी से तैयार हुआ, बिना नाश्ता किए ही बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। मुझे इतनी जल्दी में देखकर बाई जी ने हैरानी से पूछा, शियाओफंग, क्या बात है? तुम बिना नाश्ते के इतनी जल्दी में क्यों बाहर जा रहे हो? मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरा क्लास रियूनियन है। वह नहीं चलेगा, नाश्ता छोड़ना पेट के लिए खराब होता है। ये कहते हुए बाई जी ने टेबल से एक सैंडविच उठाया। एक अच्छा बच्चा बना के आगे मेरा कोई प्रतिरोध नहीं था और मैं केवल आज्ञाकारिता से अपना मुंह खोल सकता था। बाई जी के हाथ से एक एक करके खाते हुए उन्होंने मुझे खिलाया। मैं खाने के बीच बीच में बातें कर रहा था। बाई जी ने एक अर्थपूर्ण चमकदार मुस्कान दी। हाँ, उन्होंने धीरे से मेरे मुंह के कोने से ब्रेड के टुकड़े साफ किए। धीरे धीरे खाओ, पानी का एक घूंट पलो, खुद का दम मत घुटने देना। हाँ, शुक्रिया मुझे खिलाने के लिए नूना बाई जी। पानी पीने के बाद मेरा दिल अविश्वसनीय रूप से गर्म महसूस हुआ। मैंने अपने जूते पहने और बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ। तभी बाई जी ने मुझे वापस बुलाया। 1 सेकंड रुको। उन्होंने मेरे बिखरे हुए बालों को ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम ऐसे बिखरे बालों के साथ बाहर नहीं जा सकते। तुम अब एक वयस्क हो, इसलिए तुम्हें अपनी छवि पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वरना लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करेंगी। बाई जी के दयालु चेहरे को देखकर मेरा दिल पिघलने लगा। मैंने गंभीरता से कहा, मुझे किसी और के पसंद करने की जरूरत नहीं है। ये काफी है कि तुम मुझे पसंद करती हो। नूना नूना बाई जी, काश मैं हमेशा तुम्हारी साइड में रह पाता। बाई जी का खूबसूरत चेहरा अचानक से टमाटर की तरह लाल हो गया। उनका दिल लगातार चीख रहा था, आह, ये लड़का वाकई बहुत बोल्ड है। इन शब्दों का क्या मतलब है? वह इतनी शर्मनाक बातें कैसे कह सकता है? मेरा दिल इतना मीठा क्यों महसूस कर रहा है? क्या मैं पागल हो रही हूँ? बाई जी ने अपना सिर झुका लिया। मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, उसने जल्दी से मुझे धक्का देकर बाहर कर दिया। जाओ, जल्दी करो और जाओ। रास्ते में मैंने विशेष रूप से एक उच्च गुणवत्ता वाला पिनहोल कैमरा खरीदने के लिए रुका। मैंने पहले ही उस स्कूल बुली से बदला लेने का एक तरीका सोच लिया था। जितनी जानकारी मुझे है वह एक सिंगल पेरेंट परिवार से है और उसकी माँ एक बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार विजेता अभिनेत्री है। मैंने उसका कुछ काम देखा है, वह सुंदर है और उसके चेहरे पर एक ठंडा अहंकारी प्रभामंडल है। मैंने एक शातिर मुस्कान बिखेरी जो किसी घटिया परोपजीवी से अलग नहीं लग रही थी। बेटे के पापों की सजा माँ को भुगतनी ही होगी, ये स्वाभाविक है ना? रेस्तरां के निजी कमरे के अंदर मैंने मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, ट्रैफिक खराब था इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई, माफ करना दोस्तों। उसके साथ ही मैं किसी भी खाली सीट पर बैठ गया। मेरी नजर अनजाने में मेरे सामने बैठे जोड़े पर पड़ी। महिला ने स्पष्ट रूप से घृणा दिखाई, जबकि पुरुष के शरीर और फियर्स एल चेहरे वाला वह आदमी लुओ यिफान था। वह मेरे हाई स्कूल के 3 साल का दुःस्वप्न था और उसके बगल में बैठी महिला लियू रोयन थी, वही स्कूल की सुंदरता जिसने मुझे ब्लैकमेल करने और मुझे जेल भेजने के लिए गांव यू के पैसे लिए थे। मुझे यह अभी भी स्पष्ट रूप से याद है। अगली सर्दियों की छुट्टियों के दौरान लियू रोयन मुझसे मिलने आई थी। उसने दिल टूटने का नाटक किया, यह कहते हुए कि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। और तब मैं यह सोचकर गुप्त रूप से खुश हुआ था कि मेरा मौका आखिरकार आ गया है। किसको पता था कि एक होटल में जोश की एक रात के बाद पुलिस दरवाजे से अंदर आ जाएगी। उसने वास्तव में मुझ पर पासा पलटने की धृष्टता की, ये दावा करते हुए कि मैं वह था जिसने स्थिति का फायदा उठाया था। उसके बाद मुझे 8 लंबे दर्दनाक वर्षों के लिए गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया। मैंने अपने दिल में सुलगते गुस्से को दबा दिया, चुपचाप अपने बदले की योजना की गणना कर रहा हूँ। लुओ रुयान की जानकारी, नाम लियू रुयान, व्यक्तित्व हिंसा की पूजा करती है, भौतिकवादी शौक क्लबिंग, फेवरेबिलिटी 7, स्वर्गीय स्यूकोबस, शारीरिक बनावट 20, कुल बार 398, वैवाहिक स्थिति 5 बार शादीशुदा, सिंगल स्टेटस, वर्तमान चिंता छात्र परिषद के अध्यक्ष, एक अमीर दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी को कैसे लुभाया जाए, वर्तमान मूड सामान्य, वर्तमान इच्छा आसमान से एक भारी विंडफॉल, गिरने की उम्मीद है। पिछली जिंदगी में जब मैंने इस कमीनी के साथ सोया था तो बिस्तर पर साफ तौर पर खून के धब्बे थे। ये मुझे बिल्कुल दयनीय लगता है। ऐसा लगता है कि उसने हाई टेक रेस्टोरेशन सर्जरी करवाई थी। तो तुम्हें पैसों के लिए अपना शरीर बेचना पसंद है ना? किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक आदर्श जगह है। मैं वास्तव में उसे उस नरक में भेजने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अचानक एक उपहास भरी आवाज गूंजती है, ओह, क्या यह टॉप स्टूडेंट येफंग नहीं है? काफी धमाकेदार एंट्री कर रहे हो। इन
सभी लोगों को सिर्फ तुम्हारे लिए इंतजार करवा रहे हो। मैं ऊपर देखता हूँ, ये होजी है लो यीफान का चमचा। होजी लो यीफान की तरफ देखता है और लो यीफान को सिर हिलाते हुए देखकर होजी बिना किसी रोक टोक के बोलना जारी रखता है। मैंने सुना है कि तुम्हारी कॉलेज प्रवेश परीक्षा अच्छी नहीं हुई। कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारे ग्रेड आमतौर पर इतने अच्छे होते हैं, फिर भी जब बात मायने रखती है तो तुम चूक जाते हो। मैं उसे लाश की तरह ठंडी नजरों से घूरता हूँ। होजी मेरी नजरों के सामने सिहर उठता है, अनैच्छिक रूप से कांपने लगता है। मेरे परीक्षाएं खराब होने का मुख्य कारण लो यीफान के नेतृत्व वाले बदमाशों का समूह था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से 2 दिन पहले परीक्षा केंद्र के रूप में उपयोग किए जाने वाले स्कूल को घेर लिया गया था। स्कूल ने छात्रों को अपने दम पर अध्ययन करने के लिए घर जाने दिया था। क्लास के बाद लो यीफान और गुंडों के एक गिरोह ने मेरा रास्ता रोक दिया। एक क्रूर पिटाई के बाद उन्होंने मुझे जबरन स्विमिंग पूल की तरफ घसीटा और मुझे अंदर फेंक दिया। मानव त्वचा में ये राक्षस मुझे पूरे 1 घंटे तक ठंडे पानी में भीगने के लिए मजबूर करते रहे। मैंने एक बार चिल्लाकर उनसे पूछा था, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने स्पष्ट रूप से तुम्हें कभी कोई ठेस नहीं पहुंचाई है, लेकिन एकमात्र जवाब था, क्योंकि यह मजेदार है। उस समय मैंने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन 2 मुट्ठियां 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकी। पल्प की तरह पीटे जाने के बाद मुझे वापस पूल में फेंक दिया गया। उसी रात मुझे बुखार आ गया, ऐसा बुखार जो लगातार 5 दिनों तक भड़कता रहा। मेरा बुखार कल ही उतरा है। मुझे जलते हुए बुखार के साथ प्रवेश परीक्षा देनी पड़ी। ये एक चमत्कार होगा अगर मैं पिछली जिंदगी में फेल नहीं हुआ होता। आंटी बिजी इचिनोनिच को परेशान न करने के लिए मैंने झूठ बोला था कि मैं गलती से फिसलकर पूल में गिर गया था। इस पल में मैं अब अपने गुस्से को दबा नहीं पा रहा हूँ। ठंडे स्वर में जवाब देता हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? भले ही मैंने केवल साइंस की परीक्षाएं दी हो, फिर भी मेरा स्कोर तुम्हारे कुल स्कोर से अधिक होगा। और मेरे बॉस की तो बात ही मत करो। लो यीफान जैसे ही शब्द मुंह से निकले, यहाँ मुंह खोलते ही पूरा कमरा एक डरावनी खामोशी में डूब गया। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह कमजोर लड़का जिसे 3 साल तक प्रताड़ित किया गया था इतनी बड़ी चुनौती देने की हिम्मत करेगा। हाउसी इस जवाबी हमले से सन्न रह गया था। वह मन ही मन सोच रहा था, इस कमबख्त ने अभी कॉलेज में कदम रखा है और अभी से इतनी हेकड़ी दिखा रहा है। लगता है पिछला सबक इसके लिए कुछ ज्यादा ही हल्का था। उसे लगा कि इस लड़के की पारिवारिक पृष्ठभूमि तो साधारण है, इसलिए वह कॉलेज में अपनी लाइफस्टाइल का खर्च चलाने के लिए इससे प्रोटेक्शन मांगेगा। यही सोचते हुए वह उछलकर सीधे मेरे चेहरे की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, ये फेंक, अपनी जुबान संभाल। तू समझता क्या है अपने आप को? भाई फैन की बेइज्जती करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तू जीने से ऊब गया है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लो ये फेंक के चमचों का पूरा झुंड भी चिल्लाने और हूटिंग करने लगा। वे ऐसे तेवर दिखा रहे थे मानो अभी मारपीट करने कूद पड़ देंगे। ये फेंक, क्या तू फेल होने की वजह से पागल हो गया है? तुझे मरने का शौक चर्राया है? क्या उस दिन ठंडा पानी डालना काफी नहीं था? कुछ दिन से मार नहीं खाई तो क्या खुजली हो रही है? हाँ, जब तू खुद ही भीख मांग रहा है तो हमें दोष मत देना जब हम तुझे थोड़ी अंतरंग बातचीत के लिए थोड़ी देर में बाथरूम घसीट कर ले जाएंगे। लालची होम रूम टीचर बिना किसी भाव के आराम से शराब पीता रहा और ऐसे नाटक कर रहा था जैसे उसके सामने कुछ हो ही न रहा हो। लो यीफान ने मेज पर जोर से हाथ पटका, जिससे सूप चारों तरफ छलक गया। वह एक डरावने चेहरे के साथ उठा और एकदम क्रूरता से मेरी तरफ घूरने लगा। ये वही लो यीफान था जो बचपन से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वह इस तरह उसकी अवज्ञा करे। उसकी फिल्मी दुनिया की क्वीन मदर द्वारा लाड प्यार में बिगाड़े जाने की वजह से उसका स्वभाव बहुत विकृत हो गया था। वह पैसों के लिए नहीं बल्कि महज एक अभूतपूर्व रोमांच, थ्रिल पाने के लिए अपने साथियों को तंग करता था। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, मैंने बीच में ही उसकी बात काट दी। तू महज एक कचरा है। थप्पड़। मेज और कुर्सियां पटकने से तू खुद को कोई बड़ा सूरमा नहीं समझ लेता। लो यीफान अपनी जगह पर सन्न रह गया। पूरी जिंदगी में किसी ने कभी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। लो यीफान गुस्से से पागल हो उठा। उसने मेज को ही पलट दिया और चिल्लाया, तू मरेगा। जेनेटिक एनहांसमेंट सीरम की बदौलत मेरे रिफ्लेक्सेस अविश्वसनीय रूप से तेज हो चुके थे। मैं ठीक समय पर झटके से बच गया, लेकिन बाकी लोग उतने भाग्यशाली नहीं थे। वे पूरी तरह खाने और सूप से सन्न गए। हालांकि हर कोई गुस्से से खोल रहा था, लेकिन वे चुपचाप गुस्सा पीकर रह गए। आखिरकार उसकी कुख्यात प्रतिष्ठा से हर कोई वाकिफ था। मैंने एक लापरवाह सी मुस्कान दी और बड़े आराम से दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अगर मैं दम है तो नीचे गली में पीछे आ जाओ। मेरे सभी सहकर्मी सदमे से अवाक रह गए। आखिर ये फेंक इतना कड़क कब से बन गया? क्या इस पर किसी का साया है? यकीनन इसने पार्टी के दौरान लो ये फेंक पर घात लगाकर हमला करने के लिए कुछ गुंडे बुला रखे होंगे। अगर ऐसा है तो ये फेंक बहुत ही नासमझ है। लो ये फेंक तो पैसों की एक फुर्तीली ठसक से उन सबको भगा सकता है। लो यीफान गुस्से के मारे जोर से हंसा। चूंकि तू मरना ही चाहता है तो मैं तेरी यह इच्छा पूरी कर देता हूँ। उसने अपने रास्ते में खड़े एक दोस्त को लात मारकर हटाया और अपने 3 गुर्गों के साथ नीचे की तरफ दौड़ पड़ा। ये सब देखकर लियू रुयुआन अविश्वास में सन्न खड़ी रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका वह सिंप, ये फेंक जो हर दिन उसके पीछे पीछे घूमता था, अचानक इतना मजबूत और निर्णायक बन जाएगा। क्या यह कोई आत्मघाती मिशन तो नहीं है? अगर इसने यह दबंगता पहले दिखाई होती तो शायद मैंने इसे एक मौका दे भी दिया होता। उत्साह से भरी वह भी तमाशा देखने के लिए पीछे पीछे चल पड़ी। रेस्टोरेंट के पीछे वाली गली आमतौर पर वीरान रहती थी, लेकिन अब वहां भीड़ जमा हो चुकी थी। ये फेंक, तुझे क्या लगता है कि हम ग्रेजुएशन कर चुके
हैं तो मैं अब तुझे छू नहीं सकता। ये मत भूल कि हमारे कॉलेज एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है। लो यिफान का चेहरा किसी काले तूफान के बादल की तरह भयानक हो गया था। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, थोड़े से खुले पैसे देकर मैं तेरे स्कूल के गेट पर हर रोज 7-8 गुंडों को तेरा इंतजार करने के लिए रख सकता हूँ। क्या तुझे इस बात पर यकीन है? मैंने बेपरवाह होकर कंधे उचकाए। इस बात पर यकीन नहीं होता। तेरे जैसे अमीर खानदानी वारिस के पास सब कुछ है, तो फिर आखिर तू मुझ जैसे आम लोगों को तंग करने पर क्यों तुला रहता है? मेरी छाती पर लगा पिनहोल कैमरा चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। क्या लग्जरी गाड़ियां, नौकाएं और खूबसूरत औरतें भी तेरी प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं है? लो यिफान ऐसे पेश आया जैसे उसने कोई बहुत ही हल्का सा मजाक सुन लिया हो। उसने अपने होंठ चाटे। लग्जरी गाड़ियां, खूबसूरत औरतें, मेरी नजर में ये सब मनोरंजन के सबसे निचले दर्जे की चीजें हैं। तुम जैसे गरीबों के लिए जो चीजें सपनों जैसी हैं, उनसे मैं बहुत पहले उब चुका हूँ। पैसों उड़ाने के इन सस्ते तरीकों के मुकाबले हत्या, अपहरण और यातना देना ही असली रोमांच है। तुझ जैसा मिट्टी का गरीब कीड़ा कभी यह नहीं समझ पाएगा कि असल जिंदगी में किसी को पीटना या यहाँ तक कि मार डालना कितना रोमांचक होता है। मैंने अचानक सवाल किया, तो क्या तूने कभी किसी की हत्या की है? लो यिफान ने बिना किसी लाग लपेट के इसे स्वीकार कर लिया। उसके कुटिल चेहरे पर गर्व की एक झलक तक दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने यह बात कही, हमारे आसपास की हवा मानो जम गई। उसके तीनों गुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखें भयानक दहशत से भर गईं। वे रोज लो यिफान के साथ लोगों को तंग करते थे, लेकिन हत्या करना एक बहुत ही डरावनी चीज थी। उस पल उनके मन में एक खौफनाक ख्याल आया, क्या हमें भी मुंह बंद रखने के लिए मार दिया जाएगा? लू रुयान इतनी डर गई थी कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसके पैर जवाब दे गए थे, जिससे वह जमीन पर बैठ गई। लो यिफान बोलते बोलते और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उसका मुंह एक विकृत मुस्कान में बदल गया। मुझे यह बताने में कोई गुरेज नहीं है। याद है वह फटे पुराने कपड़ों वाला लड़का जो हमेशा कोने में दुबका रहता था? मुझे अचानक उसका नाम याद आया, मेंग शिंघान। मैंने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली और मेरी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। मेंग शिंघान हाई स्कूल में मेरा इकलौता दोस्त था। वह फ्रेशमैन वर्ष के दूसरे सेमेस्टर के दौरान काम पर जाते समय अचानक गायब हो गया था। जब उसकी लाश मिली तब तक उसे मरे हुए काफी वक्त बीत चुका था। हत्यारा एक घुमंतु था जिसने घटना के कुछ दिनों बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। लो यिफान ने क्रूरता से कहा, वह गरीब लूजर एक बार में वेटर का काम करता था। मैंने बस उसकी सस्ती सी घड़ी उठाकर देख क्या ली। वह लगातार मेरे कान में भिन भिनाता रहा। मैंने अपने दांत भींच ली। वह जन्मदिन का तोहफा था जो मैंने मेंग शिंघान को दिया था। स्कूल शुरू होने के समय उसकी माँ अपने फटे पुराने और खुरदरे हाथों से खेत के अंडों से भरी एक टोकरी लेकर हमारे पास आई थी और अपने बेटे का ख्याल रखने की भीख मांगती हुई नजर आई थी। लो यिफान का चेहरा और भी ज्यादा विकृत हो गया। वे सड़े हुए अंडे तुम्हारी किस बात की माँ की ममता है? हाँ 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 हाँ, तुझे पता है मेरा कुत्ता भी उन गंदी चीजों को नहीं सूंघेगा। बता, क्या वह मरने के लायक नहीं था? ऐसे लोगों को बस अपनी इन गरीब सी कोठरियों में सड़ जाना चाहिए। आकर मेरी आंखें क्यों गंदी करते हैं? इसलिए मैंने उसे एक तहखाने में लटका दिया और कांटेदार कोड़े से उसकी पिटाई की। उसकी दर्द भरी चीखें सुनना मेरे लिए परम आनंद की बात थी। लो यिफान उत्साह में हाथ पैर हिलाने लगा और फिर एक तीखी आवाज में नकल उतारने लगा, कृपया साहब, मैं अब भी नहीं मर सकता। मेरी माँ घर पर मेरे खाने का इंतजार कर रही होगी और वो बुढ़िया माई तो सचमुच स्कूल में उसे ढूंढने आधम की थी। नाक संसार एक करके बंस की तरह दहाड़े मारकर रो रही थी। लो यिफान की नजरें अचानक बेहद जहरीली हो गई। इसलिए मैंने एक ट्रक ड्राइवर को थोड़ी सी घूंस देकर उसे कुचलवाकर खून का लोथड़ा बना दिया। तुझे क्या लगता है मनोरंजक था ना, है कि नहीं? मैंने अपने हर एक शब्द को भींचे हुए दांतों के बीच से निकाला। क्यों लो यिफान? उसने अपना सिर तिरछा किया और हंसा। क्योंकि जाहिर है इससे मुझे बहुत मजा आया। ओह, वैसे वह लड़का जिसे प्रताड़ित करके मारा गया था, वह तो असल में तू होना चाहिए था, ये फेंक। लो यिफान को जैसे कुछ याद आया। वह अचानक कुटिलता से हंस पड़ा। बस बात यह थी कि जिस दिन मैं तुझे ढूंढने निकला था, इत्तेफाक से बार में मेरी उससे मुलाकात हो गई। किस्मत का खेल कहो। हा हा हा। लो यिफान के तीनों गुर्गे और लू रुयान डर के मारे पीछे हट गए। मेरा चेहरा ठंडी रात के पानी की तरह काला पड़ गया था। क्या तुझे जेल जाने से डर नहीं लगता? लो यिफान ऐसे पेश आया मानो उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। वह बेकाबू होकर हंसने लगा। बस इतनी सी बात, किसी बलि का बकरा खरीदने के लिए कुछ लाख रुपए खर्च करना कौन सा मुश्किल काम है? सच में तुम गरीब लोग भी अजीब हो। मैंने अपनी छाती में उमड़ते हुए कातिलाना गुस्से को दबाते हुए एक लंबी सांस ली। आखिर में एक आखिरी सवाल, तुम्हारी माँ फिल्म क्वीन लो वांचिंग है ना? लो यिफान की आंखों में गर्व चमक उठा। क्यों, जलन हो रही है? अगले जन्म में पैदा होने के लिए कोई बेहतर जगह चुनना। उसकी अहंकारी हंसी इस संकरी गली में गूंज उठी जिससे किसी की भी रीढ़ में सिहरन दौड़ सकती थी। लो यिफान ने अपनी गर्दन चटकाई। मैं तो तेरे जैसे खिलौने को छोड़ने ही वाला था, पर चूंकि तू खुद चलकर आया है तो मुझे विदा करने का मौका मत छीन। उसने अपना हाथ हिलाया। हाउसी और तीनों गुर्गों ने उपहास भरी हंसी के साथ मुझे घेर लिया और मुंह हल्लों व लातों की बरसात कर दी। क्यों, अब तेरी हेकड़ी कहाँ गई? अब तू इतना स्मार्ट क्यों नहीं बन रहा? अब तू पलटवार करने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा? डरपोक, तू खुद ही मार खाने आया था, है ना? मुझे तो तेरे हाथ बहुत पहले ही तोड़ देने चाहिए थे ताकि तू कोई परीक्षा ही न दे पाता। मुक्के मुझ पर किसी आंधी की तरह बरस रहे थे, लेकिन मेरे लिए वे किसी गुदगुदी से ज्यादा कुछ नहीं थे। आखिरकार यह जेनेटिकली एनहांस्ड शरीर इंसानी सीमाओं को बहुत पहले पार कर चुका था। मैंने जानबूझकर दर्द से भरी कुछ चीखें निकाली, लेकिन अंदर ही अंदर मैं ठहाके लगाकर हंस रहा था। तुम्हें
तुम्हें मुझे जितना पीटना है पीट लो, तुम्हारे पास पूरे 3 मिनट है, इसके बाद मेरी बारी आएगी। पिनहोल कैमरे ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली है। लो यिफान की माँ से निपटने के लिए मैंने पहले ही काफी कीमत चुका दी है मैडम। आप यह तो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि आपके बेटे की अपने सहपाठियों पर दादागिरी करने वाली यह वीडियो किसी को भी दिखाई दे, है ना? 3 मिनट बीत गए। हाउसी की मुठ्ठियां पूरी तरह चमकती हुई लाल हो चुकी थीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा शरीर अचानक फौलाद की तरह कठोर कैसे हो गया है। अगर लो यिफान पास खड़े होकर गौर से न देख रहा होता तो वह अब तक पक्का रुक चुका होता। बस भी करो, क्या तुम तीनों ने आज खाना नहीं खाया? रास्ते से हटो। लो यिफान ने अधीर होकर हाउसी को लात मारकर हटाया और मेरे पेट में एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। इस बार उसका खुद का हाथ ही हड्डियों के चटकने वाले दर्द से चीख उठा, मानो उसने लोहे की किसी चादर पर मुक्का मार दिया हो। मैंने एक कैजुअल सी हुंकार भरी और मेरे होठों पर एक उपहास भरी मुस्कान आ गई। लो यिफान गुस्से से कांपते हुए अपनी पॉकेट नाइफ निकाली और सीधे मुझ पर वार कर दिया, लेकिन केवल एक कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई दी। चाकू बीच से 2 टुकड़े हो गया और मुझे खरोंच तक नहीं आई। इस भयानक दृश्य ने उसे इतना डरा दिया कि वह थर-थर कांपने लगा। उसने पूरी तरह अपना नियंत्रण खोते हुए चीख लगाई, तू किस बला का राक्षस है? तीनों गुर्गे और लियू रुयन भी भारी दहशत में पीछे हट गए। मैं आराम से खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और अंगड़ाई ली, दांत हुए अपने हाथ पैर ढीले किए। खेल खत्म। मैंने अपनी कलाइयों को सहलाया और एक भावहीन चेहरे के साथ लो यिफान का हाथ पकड़ा और उसे जोर से मरोड़कर तोड़ दिया। इस संकरी गली में जोड़ के उखड़ने की आवाज बहुत तेज गूंजी। इसके ठीक बाद मैंने एक सीधा किक मारा जो सीधे उसके पेट में जाकर लगा। बूम! एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ लो यिफान का शरीर कटी हुई पतंग की तरह उड़ गया। वह दूर जाकर जोर से दीवार से जा टकराया। उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसका सिर चकरा रहा था और अचानक वहां एक तीखी बदबू फैल गई। हाउसी यह सब देखकर सदमे से सुन्न रह गया। उसका सिर भन्ना रहा था। क्या वाकई ये फेंक अब तक कमजोर होने का नाटक कर रहा था? चलो तुम सबको भी उड़ने का मजा चखाता हूँ। मैंने उनमें से हर एक को एक एक लात मारी। तीनों गुर्गे बॉलिंग पिन की तरह लो यिफान के ऊपर ढेर हो गए। इस लगातार हमलों की श्रृंखला ने लो यिफान को बेहोश कर दिया। ये फेंक लो रुई तरह पीला पड़ चुका था। वह खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? ये तुम्हें मुझे पाने का एक मौका देगा। इन शब्दों ने मेरे भीतर गुस्से की आग को भड़का दिया। ये पूरी दुनिया के पैरों तले रौंदे जाने वाला घिसा पिटा जूता आज मुझे घृणा करने की हिम्मत कर रहा है। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और अपना हाथ उठाया। उसके चेहरे पर 3 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। लियू रुयन को इतनी जोरदार थप्पड़ लगा कि वह चक्कर खाकर घूम गई। उसका सुंदर चेहरा सूज गया और लाल हो गया। मैंने तुरंत अपने हाथ से उसके चेहरे का मेकअप पाउडर झाड़ा और उसके आंसू से सने रूप को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, पैसे के लिए तुमने मुझे 8 साल तक झूठे मुकदमे में जेल भिजवाया। अगर आज मैंने तुम्हें वह इलाज नहीं दिया जिसकी तुम हकदार हो तो मेरे दिल की नफरत शांत नहीं होगी। मैंने एक लात मारकर उसे दूर उड़ा दिया। अगर किसी को लगता है कि मैं इन कमबख्तों को ऐसे ही जाने दूंगा तो उन्होंने मुझे बहुत कम आंका है। ये थोड़ी सी तकलीफ मेरी नफरत बुझाने के लिए नाकाफी है। सिस्टम बोन क्रशिंग हैंड, हड्डियां तोड़ने वाली कला के लिए एक्सचेंज करो। ये वह गुप्त तकनीक है जिसे मैंने सिस्टम शॉप से सावधानी पूर्वक चुना है, खासकर इन लोगों को जीवन भर न भूलने वाला अनुभव देने के लिए। डिंग! एक्सचेंज सफल। अफेक्शन पॉइंट्स 300 काटे गए। वर्तमान पॉइंट्स 100। एक क्रूर मुस्कान के साथ मैं लो यिफान के पास पहुंचा और उसके ऊपर पड़े गुर्गों को लात मारकर हटाया। मैंने अपने बाएं हाथ से उसका कॉलर पकड़ा और थप्पड़ों की झड़ी लगा दी। जैसे ही उसने आंखें खोलकर मुझे देखा, वह आमतौर पर स्कूल का अकड़ने वाला बॉस तुरंत एक सहमते हुए हंसकी कुत्ते की तरह बन गया। कोने में दुबक कर वह हकलाया, तू क्या चाहता है? मुझ पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मान ले, मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगा। मेरी माँ पुलिस कमिश्नर को जानती है। अगर तू मुझे अभी छोड़ दे तो मैं ऐसा नाटक करूंगा जैसे आज कुछ हुआ ही नहीं। मैं चुप रहा और केवल एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। उसका रवैया तुरंत काफी नरम हो गया। भाई ये फेंक, मैं गलत था। बस बता तुझे कितने पैसे चाहिए, मैं सब दे दूंगा। मैं अपने होंठों पर वैसे ही मुस्कान बनाए रखा जैसे मैंने उसकी गिड्ड गिद्दाहट सुनी ही न हो। लो यिफान पूरी तरह टूट चुका था। उसकी पैंट से गर्म तरल पदार्थ बहने लगा। भाई फेंक, कृपया उदार बनिए। मुझे एक पादरी फालतू चीज समझकर छोड़ दीजिए। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ। अब जाकर उसे वास्तव में किसी प्रताड़ित पीड़ित का डर समझ आया था। मैंने ठंडे स्वर में कुछ शब्द कहे, किसने कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? लो यिफान को लगा कि उसे माफ कर दिया गया है। वह जल्दी जल्दी बार बार सिर झुकाने लगा। शुक्रिया भाई फेंक, आपकी दया के लिए। मैं आज से पक्का सुधर जाऊंगा। वह मुंह से तो यह कह रहा था, लेकिन उसके मन में मेरे खिलाफ बदला लेने की साजिश चल रही थी। जब तक वह अपने परिवार के संपर्कों के सहारे यहाँ से भाग निकलता है, मुझ जैसे गरीब बेसहारा को वह एक कीड़े की तरह कुचल सकता था। इसलिए वह नहीं जानता कि मेरा शरीर लोहे की तरह कठोर क्यों है, भले ही यह कितना भी कठोर हो। क्या यह गोली से भी ज्यादा कठोर हो सकता है? मैं एक पागल की तरह हंसने लगा, एक उन्मत्त हंसी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं इतना हंसा कि सीधे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लो यिफान की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह भागना चाहता था लेकिन हिलने डुलने में असमर्थ था। मेरी हंसी अचानक रुक गई। मैंने उसे थपथपाया। बोन क्रशिंग हैंड अपना असर दिखाने लगा था। एक ज्वार की तरह असहनीय दर्द उसके शरीर में दौड़ गया। लो यिफान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी हड्डियां और मांसपेशियां हजारों स्टील की सुइयों द्वारा काटी जा रही
रही हूँ। उसका दिमाग ऐसा महसूस कर रहा था मानो उस पर हजारों चिड़ियां रेंग रही हों। वह दर्द से तड़पने लगा और दिल दहला देने वाली चीखें निकालने लगा। मैंने उसकी कमीज का एक टुकड़ा फाड़ा और उसके मुंह में कसकर ठूंस दिया। फिर मैंने मजाक में कहा, अरे सहपाठी जागो, यहाँ सोना मना है। दर्द लहर दर लहर आता रहा। लुओ यीफान को लगा कि वह पागल होने वाला है। उसके अंग प्रत्यंग लगातार टूट रहे थे और फिर से जुड़ रहे थे। उसके चेहरे के हाव भाव बुरी तरह विकृत हो चुके थे और ठंडे पसीने बारिश की तरह बह रहे थे। लुओ यीफान को जमीन पर छटपटाते हुए देखकर मैं नीचे बैठा और किसी पुराने दोस्त को सांत्वना देने की तरह उसके कंधे को थपथपाते हुए फुसफुसाया, गहरी सांसें लो, दर्द होना बिल्कुल सामान्य है। अब मुझे फिल्म क्वीन आंटी के पास कुछ गेम खेलने जाना है। लुओ यीफान अब केवल अर्थहीन फुसफुसाहटें ही निकाल पा रहा था। उसका शरीर हवा में कांपते पत्ते की तरह कांप रहा था। बदमाशों से बदला लेने का सबसे प्रभावी तरीका। जीवन में स्कूल के गुंडे ने स्कूल के बाद मेरा रास्ता रोकने के लिए एक गिरोह का नेतृत्व किया था। एक क्रूर पिटाई के बाद वे मुझे जबरन स्विमिंग एरिना ले गए और मुझे पूरे दिन के लिए ठंडे पानी में डुबोए रखा। उसी रात मुझे तेज बुखार आ गया, एक ऐसा बुखार जो लगातार 5 दिनों और रातों तक चला। अपने पिछले जीवन में आंटी बाइजिया को चिंता न हो, इसलिए मैंने झूठ बोला था कि मैं फिसलकर पूल में गिर गया था। अब जब मेरा पुनर्जन्म हो चुका है तो मैं उस गुंडे की मां से शुरुआत करते हुए प्रहार करूंगा, ताकि लुओ यीफान भी अनुभव कर सके कि निराशा वास्तव में कैसी दिखती है। फिलहाल विला कॉम्प्लेक्स के गेट पर मैंने गार्ड से लू वांचिंग को कॉल करने के लिए कहा, नमस्ते मैम, यहाँ ये फैन नाम का एक युवा व्यक्ति है जो कह रहा है कि वह मास्टर लू ये फेंक द्वारा छोड़ी गई कोई चीज लेने आया है। मास्टर ये फेंक व्यस्त हैं और आ नहीं सके, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से इस युवा को इसे इकट्ठा करने के लिए भेजा है। लाइन के दूसरी ओर लुओ वांचिंग ने सीधे गार्ड से मुझे उसके विला के मुख्य दरवाजे तक ले जाने के लिए कहा। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने घंटी बजाई। दरवाजे पर एक पतली लेकिन आकर्षक आकृति वाली एक ठंडी सुंदरी प्रकट हुई। सिस्टम लुओ वांचिंग की जानकारी। नाम लुओ वांचिंग। व्यक्तित्व ठंडी पुरुषों से घृणा करने वाली शौक। अभिनय पढ़ना फेवरेबिलिटी 30 हेवनली सक्कुबस। आकर्षण सूचकांक 20। कुल अनुभव x 0। वैवाहिक स्थिति एकल। वर्तमान अभिनय करियर एक गतिरोध पर पहुंच गया है, अपने करियर को मोड़ना चाहती है। वर्तमान मूड उदास। वर्तमान इच्छा उम्मीद है कि उसका विद्रोही बेटा लुओ यीफान दूर दूर किसी कॉलेज में चला जाए। एक विद्रोही बेटा दिलचस्प और उसका अनुभव x इंडेक्स केवल 0 है। ऐसा लगता है यहाँ कोई ऐसा राज्य है जो अभी तक उजागर नहीं हुआ है। मुझे ऐसे इंसान को राज सबसे ज्यादा पसंद है। मैं बेपरवाह अंदाज में घर के अंदर कदम रखता हूँ, अपने सामने खड़ी उस हसीन सुंदरी के खूबसूरत और सधे हुए आकार को निहारते हुए अनजाने में ही अपने होंठ चाटने लगता हूँ। लुओ वांचिंग ठंडे स्वर में कहती है, कृपया बैठिए, और फिर अपने नौकर को निर्देश देती है कि वह ताजा फल और नाजुक पेस्ट्री लेकर आए। वह चीन की मशहूर और ठंडे मिजाज वाली फिल्म क्वीन के नाम पर बिल्कुल खरी उतरती है। उसकी ओरा बेहद भव्य और कुलीन है। उसके नैन नक्श पूरी तरह से बेदाग और खूबसूरत हैं, जो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होने देते कि वह उसके सामने कोई भी घटिया सोच रख सके। उसने एक साधारण लंबी पोशाक पहनी हुई है जिसकी नेक लाइन थोड़ी नीचे है, जिससे संगमरमर जैसी सफेद और चिकनी त्वचा का एक बड़ा हिस्सा साफ दिखाई दे रहा है। उसके लंबे सधे हुए और सीधे पैर उस पोशाक के बीच से झांक रहे हैं। ये फीफान का कमरा दूसरी मंजिल पर है। यार, अगर तुम्हें कुछ लेना है तो तुम सीधे ऊपर जा सकते हो। मैं मेज से एक संतरा छीलकर धीरे धीरे उसका एक टुकड़ा अपने मुंह में रखता हूँ। बात यह है कि मैं इस बार यहाँ से कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। लुओ वांचिंग की आवाज बर्फ के टुकड़ों जितनी ठंडी थी। उसने पूरी बेबाकी से जवाब दिया, मुझसे मिलने आए हो? क्या मैं तुम्हें जानती भी हूँ? हाथ में संतरा घुमाते हुए मैंने एक लापरवाह और डीठ अंदाज में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे नहीं जानती। आने वाले कुछ घंटों में मैं यह सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से याद रखो। डिंग। लुओ वांचिंग की होस्ट के प्रति फेवरेबिलिटी अनुकूलता 20 अंक कम हो गई है। वर्तमान में यह 10 अंक है। होस्ट से अनुरोध है कि अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दे। लुओ वांचिंग ने अपनी छाती पर हाथ बांध लिए। उसका चेहरा पूरी तरह से चौकस और सतर्क था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम एक घिनौने नीच इंसान हो। अब तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। जैसा कि उम्मीद थी, इस दुनिया के सारे मर्द एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कितने मतलबी और घृणास्पद हो तुम। मैं हंसा और बिना हिले डुले सोफे पर ही बैठा रहा। वहां से उठने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लुओ वांचिंग ने मुझे घूरते हुए कहा, मैं 3 तक गिन रही हूँ। अगर तुमने जगह नहीं छोड़ी तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। 3, 2, 1। बात खत्म होते ही उसने किसी को फोन करने के लिए तुरंत अपना फोन उठा लिया। इतनी जल्दी करना ठीक नहीं है। मैंने एक वीडियो खोला और उसे लुओ वांचिंग के सामने कर दिया। पहले इसे देख लो, फिर कोई फैसला करना, देर नहीं होगी। अपने चेहरे पर एक उदासी और मायूसी लिए हुए लुओ वांचिंग ने फोन ले लिया। वह 3 मिनट का एक वीडियो था जिसके थंबनेल पर लुओ यीफान का क्रूर चेहरा दिखाई दे रहा था। डिंग। लुओ वांचिंग की होस्ट के प्रति फेवरेबिलिटी 2 अंक कम हो गई है। वर्तमान में ये 8 अंक है। होस्ट से अनुरोध है कि अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दे। लुओ वांचिंग का दिल अचानक जोर से धड़क उठा। उसके भीतर एक अशुभ आशंका जाग उठी। क्या उस विद्रोही बेटे ने फिर से कोई पूरी तरह से बेरहम और दिल दहला देने वाला काम कर डाला है? उसकी उंगलियां हल्की सी कांप उठी। उसे इस वीडियो को खोलने से ही एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। दरअसल वह जानती थी कि इन सालों में लुओ यीफान ने कई क्रूर काम किए थे। उन दुखद पीड़ितों को देखकर उसे एक बार अपने ही बेटे को जान से मारने की इच्छा भी हुई थी, लेकिन वह खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाई। इसलिए नहीं कि लुओ यीफान उसका बेटा था, बल्कि इसी
इसीलिए कि अगर ये बातें उजागर हो गईं तो उसका अभिनय करियर बिना किसी वापसी के हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। वह बार बार बस उसकी कारगुजारियों पर पर्दा डालकर मामलों को रफा दफा करती रही थी। लुओ वांचिंग ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार वीडियो प्ले करने का साहस जुटा ही लिया। वीडियो कचरे से भरी एक छोटी सी गली से शुरू हुआ और फिर फ्रेम में लुओ यिफान प्रकट हुआ। यिफान, तुझे क्या लगता है कि सिर्फ इसलिए कि हम ग्रेजुएट हो चुके हैं मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? मुझे तो बस थोड़े से खुले पैसे खर्च करने हैं और तेरी हर हरकत पर नजर रख लेने हैं। क्या तुझे इस बात पर यकीन है? लुओ वांचिंग ने अचानक सिर उठाया। उसका वह कुलीन और ठंडा चेहरा जो शायद ही कभी बदलता था आखिरकार अत्यधिक खौफ और आतंक के भाव से भर उठा। उसने तुरंत वीडियो को पोज रोकॉलस किया और फिर रसोई में व्यस्त अपनी नौकरानी शियोली से कहा, तुम्हें पहले घर चले जाना चाहिए। फिर उसने शांत चेहरे के साथ मेरी ओर रुख किया। अपनी भावनाओं को दबाते हुए उसने संयम का नाटक करते हुए पूछा, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैंने एक हल्की सी उपहास भरी हंसी दी और बड़े आराम से आधे संतरे का छिलका छीलने लगा। मेरे मुंह के कोने पर एक पागलपन भरी मुस्कान तैर रही थी। तुम अमीर लोग सच में बड़े दिलचस्प हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस देखते रहो। अंत में अभी एक सरप्राइज और बाकी है। डिंग। लुओ वांचिंग की फेवरेबिलिटी 5 अंक कम हो गई है। वर्तमान में यह 3 अंक है। होस्ट से अनुरोध है कि अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दे। लुओ वांचिंग ने अपने सामने उस शैतानी मुस्कान को देखा। उसके दिल में सिहरन दौड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपने अंदर की घबराहट को दबाया और फोन पर देखना जारी रखा। तार्किक रूप से कहें तो तेरे जैसा अमीर युवा शहजादा होने के बावजूद तू मुझ जैसे मामूली इंसान को तंग करने पर क्यों तुला रहता है? लग्जरी गाड़ियां, खूबसूरत औरतें, हाँ, वे तो बस मनोरंजन के सबसे निचले स्तर की चीजें हैं जिन्हें तुम गरीब लोग सिर्फ सपने में ही देख सकते हो। मैं उनसे खेलने से बहुत पहले ही ऊब चुका हूँ। फ्रेम में लुओ यिफान साफ तौर पर अहंकार दिखाता हुआ नजर आया, जिसमें आम लोगों के प्रति भारी घृणा भरी हुई थी। इन सस्ते शगलों की तुलना में हत्या, अपहरण और यातना देना ही वह चीज है जहाँ असली रोमांच मिलता है। लुओ वांचिंग की भौहें कसकर तन गई। उसके दिल में बेचैनी और गहरी होती गई। तो क्या तूने कभी किसी की हत्या की है? जरूर। लुओ यिफान ने अपने होंठ चाटे। उसका पूरा शरीर उत्तेजना से थोड़ा बहुत कांप रहा था। तुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है। क्या तुझे वह मेंग शिंघान याद है? वह दयनीय बच्चा जो फटे पुराने कपड़ों में कोने में बैठा रहता था। उसकी हत्या कर दी। लुओ वांचिंग की सांसें अचानक अटक गईं। वह उस गरीब बच्चे को जानती थी। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसने तहखाने में खून से सनी लाश देखी थी, जिसे देखकर उसने मौके पर ही बेतहाशा उल्टी कर दी थी। लेकिन अपने उस करियर की तुलना में जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, करुणा की वह थोड़ी सी भावना बहुत पहले ही उस बरसाती रात के अंधेरे में पूरी तरह से निगल ली जा चुकी थी। उसने एक बलि का बकरा ढूंढने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया था और बारिश के बीच इन सभी अपराधों पर पर्दा डाल दिया था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कर्म का फल इतनी जल्दी लौट कर आ जाएगा। वीडियो में लुओ यिफान किसी पागल की तरह उत्साह में हाथ पावर हिला रहा था। वीडियो के बाहर लुओ वांचिंग की उंगलियों की पोरें फोन को इतनी कसकर पकड़ने की वजह से सफेद पड़ चुकी थी। उसका खूबसूरत अंडाकार चेहरा रंगहीन हो गया था, मानो उसकी आत्मा ही चूस ली गई हो। मैं उसे अपने तहखाने में ले गया और कांटेदार कोड़े का इस्तेमाल करके उसे टांग दिया और बार बार उसकी पीठ पर कोड़े बरसाए, उसकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर। क्या तुझे अंदाजा है कि कितना परम आनंद मिलता है? लुओ वांचिंग ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी उंगलियों के बीच से आंसू किसी टूटे हुए बांध की तरह बहने लगे। उसका शरीर हवा में कांपते पत्ते की तरह कांप रहा था और उसकी भरी हुई छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने आधी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में ठंडक और नफरत साफ झलक रही थी। खैर, क्या तुम मदद के लिए नहीं चिल्लाना चाहती थी? चलो अपना नाटक जारी रखो। लुओ वांचिंग ने अपना सिर घुमाया। उसका खूबसूरत और ठंडा चेहरा अब आंसुओं से भीगा हुआ था, जिससे उसमें एक कमजोर और टूटे हुए इंसान की भावना झलक रही थी। उसकी आंखों के किनारे लाल थे, उसकी छाती हाँफ रही थी और वह बेहद दयनीय लग रही थी। जो कोई भी उसे इस रूप में देखता, वह सांत्वना देने की इच्छा रोके बिना नहीं रह पाता। बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब के लिए वाकई पूरी तरह से योग्य। टेस्क टेस्क से हंस पड़ा और मेरी हंसी तेज होती चली गई। लुओ वांचिंग ने अपने गुलाबी होंठ खोले और अपने सामने खड़े उस आदमी को खाली नजरों से देखते हुए कहा, जो अचानक किसी पागल की तरह हंस रहा था, मैं यहाँ इस तरह रो रही हूँ और तुम कम से कम सांत्वना नहीं दे सकते तो इतनी जोर से तो मत हंसो। उसे अपने ही अभिनय कौशल पर शक होने लगा। क्या यह हथकंडा इस आदमी पर काम नहीं करता? हंसी अचानक रुक गई। मेरी आंखें किसी ऐसे जंगली जानवर की तरह लाल हो गईं जो किसी भी पल झपटने के लिए तैयार हो। मैं अचानक लुओ वांचिंग के बेहद करीब आ गया, उसके मुलायम बालों को प्यार से सहलाया और फिर उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, मुझे तुम्हारा वह पुराना अहंकारी और अडिग रवैया ही ज्यादा पसंद है, उसे वापस ले आओ। लुओ वांचिंग का वह शरीर जो पहले से ही कड़ा हो चुका था, हिंसात्मक रूप से कांप उठा। उसने मानसिक रूप से खुद को किसी भी तरह की छेड़छाड़ के लिए तैयार किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अजीब बात कहूंगा। मैं हंसा और पीछे हट गया। देखते रहो, सबसे बेहतरीन हिस्सा अब भी आना बाकी है। डिंग। लुओ वांचिंग की फेवरेबिलिटी 20 अंक कम हो गई है। वर्तमान में यह 17 अंक है।
होस्ट से अनुरोध है कि अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि इससे मजा आता है। जाहिर है। वीडियो में लो यिफान की आवाज गूंजी, तू जेल जाने से डरता है? हाँ हाँ हाँ, गरीब लोग वाकई बस गरीब होते हैं। किसी बलि का बकरा खरीदने के लिए कुछ लाख रुपए खर्च करना क्या इतना मुश्किल है? हाँ 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 हाँ। मेरा एक आखिरी सवाल है, तुम्हारी माँ वो मशहूर अभिनेत्री लो वांचिंग है ना? वही ना? हाँ 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 हाँ। क्यों जलन हो रही है? अगले जन्म में पैदा होने के लिए कोई बेहतर जगह चुनना। लो वांचिंग का शरीर कांपना बंद नहीं कर रहा था। वह वाकई आगे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और उसने जल्दी से वीडियो रोक दिया। वह जानती थी कि आज का मामला शांति से खत्म नहीं होने वाला है। आखिर तुम चाहते क्या हो? साफ साफ कहो, कितने पैसे चाहिए? अपनी कीमत बताओ। उसने अपने दांत भींचे और खुद को शांत करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वह वापस अपने सामान्य ठंडे और अलौकिक अंदाज में आ गई। उसकी नजर में कोई भी इंसान पैसों का भूखा नहीं होता, ये सिर्फ कीमत तय करने की बात थी। मैंने अपनी एक भ्रिकुटी उठाई और मेरा चेहरा उपहास से भर गया। टिस्क टिस्क, देखो तुम फिर से वही कर रही हो। मुझे याद है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। लो वांचिंग ने सीधे तौर पर 10 मिलियन युआन की पेशकश कर दी। मैंने वही चंचल हाव भाव बनाए रखा। मेरी आंखें बिना किसी संकोच के उसके खूबसूरत बदन को स्कैन कर रही थी। लो वांचिंग ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, 30 मिलियन युआन, 3 करोड़। ये तुम्हारे जीवन भर की विलासितापूर्ण जिंदगी के लिए काफी है। अपनी किस्मत से ज्यादा मत खेलो। उसके लिए लो यिफान एक फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं था। असली मूल्यवान तो उसका वह अभिनय करियर था जिस पर उसे गर्व था। एक बार जब ये सारी गंदी चीजें उजागर हो गईं, तो उसका करियर यकीनन बर्बाद हो जाएगा। मेरे होंठों के कोने एक उपहास भरी मुस्कान में मुड़ गए और मैं उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। 30 मिलियन? मैं अब भी बहुत जवान हूँ। भला 300 मिलियन युआन, 30 करोड़ होना चाहिए। 300 मिलियन ही वह रकम है जिससे तुम जिंदगी भर के लिए बेफिक्र हो सकती हो। डिंग। लो वांचिंग की फेवरेबिलिटी 20 अंक कम हो गई है। वर्तमान में यह 37 अंक है। होस्ट से अनुरोध है कॉन्सिन मोनरेट कि अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दे। हद मत पार करो। लो वांचिंग किसी स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछल पड़ी। उसका चेहरा गुस्से से दहक रहा था और उसकी आंखें सीधे मुझ पर टिकी हुई थी। ज्यादा से ज्यादा उस विद्रोही बेटे को जेल ही तो जाना पड़ेगा। मैं उसकी उतनी परवाह नहीं करती जितना तुम सोच रहे हो। अपनी जवानी के दिनों में उसे एक बड़े निर्देशक द्वारा अनकहे नियमों के तहत मजबूर किया गया था। शायद गर्भावस्था के हार्मोन्स के प्रभाव की वजह से उसने आखिरकार बच्चे को अबॉर्ट न कराने का फैसला किया था। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद उसे पछतावा हुआ और बचपन में लो यिफान को उसकी अपनी मां द्वारा पालने पोषने के लिए छोड़ दिया गया था। वह स्वभाव से ही उसके लिए ज्यादा स्नेह नहीं रखती थी। मैंने तुरंत लो वांचिंग के मन की बात भांप ली। मैं स्वाभाविक रूप से जानता हूं कि तुम उसकी परवाह नहीं करती हो। तुम सिर्फ अपने करियर की परवाह करती हो। लो वांचिंग की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और उसका दिमाग अचानक सुन्न पड़ गया। वह यह कैसे जानता है? मैडम, जरा कल्पना करके देखिए। मैंने आगे बढ़कर लो वांचिंग को अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान के पास फुसफुसाया, अगर मैं यह वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दूं तो आपको क्या लगता है क्या होगा? लो वांचिंग का चेहरा तुरंत कागज की तरह सफेद पड़ गया। अगर यह वीडियो इतने सनसनीखेज स्कैंडल के साथ ऑनलाइन फैल गया तो यह पलक झपकते ही सर्च रैंकिंग में सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। उस समय जिस करियर पर उसे हमेशा से गर्व था, वह महज कुछ ही दिनों में टुकड़ों में बिखरकर चकनाचूर हो जाएगा। नामुमकिन। लो वांचिंग चीख पड़ी, तुम मनोरंजन जगत की मीडिया और पीआर को कम आंक रहे हो। मेरे पास तुम्हारे इस वीडियो को हटाने के 10,000 तरीके हैं। मैंने धीरे से उसकी पीठ सहलाई, मानो किसी बच्चे को चुप करा रहा हो। जरा अंदाजा लगाओ कि मेरे पास कितना पैसा है। वोयू मीडिया को सर्च करके देखो कि उसका सबसे बड़ा शेयरधारक कौन है। लो वांचिंग ने संशय में अपना फोन निकाला और चेक किया। सर्च करने के बाद उसका चेहरा और भी ज्यादा बदरंग हो गया। उसके सामने खड़ा यह शैतान असल में वोयू मीडिया का मुख्य शेयरधारक था, जिसके पास करोड़ों हजारों लाखों की संपत्ति थी। तुम इतने बड़े पेशेवर हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 100 मिलियन युआन क्या इस वीडियो को इतना मशहूर करने के लिए काफी होंगे कि पूरी दुनिया जान जाए कि तुम एक पागल इंसान हो? लो वांचिंग को लगा कि उसका सिर सुन्न पड़ता जा रहा है। वह वाकई यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं जुटी के लिए 100 मिलियन युआन खर्च करने को तैयार हो। आकार, वह आखिर यह सब किस लिए कर रहा है? क्या सिर्फ उसके शरीर को पाने के लिए? हालांकि वह खुद को लेकर बहुत आश्वस्त थी, लेकिन वह इतनी अहंकारी भी नहीं थी कि सोचती कि यह शरीर 100 मिलियन युआन के लायक है। उसके पास बाजी पलटने के लिए अब कोई पत्ता नहीं बचा था। एक भयंकर आंतरिक संघर्ष के बाद उसे झुकना ही पड़ा। तुम जीत गए। 300 मिलियन युआन, मुझे 1 महीने का समय दो। भले ही मुझे अपनी सारी संपत्ति क्यों ना बेचनी पड़े, मैं तुम्हारे लिए काफी रकम जुटा लूंगी। मैडम, मुझे लगता है मैंने यह कई बार कहा है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लो वांचिंग अचानक पलट गई। अपने बगल में खड़े उस आदमी को उस दुष्ट मुस्कान के साथ देखते हुए उसने अपने पूरे शरीर में एक सिहरन महसूस की। 300 मिलियन? तुम 300 मिलियन भी नहीं चाहते। इस पागल आदमी को आखिर चाहिए क्या? डर ने उसके दिमाग को जकड़ लिया और उसकी आवाज बुरी तरह कांपने लगी। आखिर तुम चाहते क्या हो? बदला? जाहिर है मेरे लिए पैसा अहम नहीं है और लो वांचिंग भी अहम नहीं है। अहम बात यह है कि लो यिफान को दुनिया का सबसे क्रूर दर्द चखाया जाए। डिंग। हाई ईक्यू चॉइस फंक्शन सक्रिय हुआ। एक विकृत इंसान परिवर्तन में बदल जाए। मैंने इतनी बातें कह दी, फिर भी तुम्हारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। लाओ जरा तुम्हारी ईमानदारी देखूं। बेपरवाह होकर बोले, 500 युआन प्रति बार के हिसाब से 300 मिलियन युआन में कितनी बार होंगे? खुद हिसाब लगा लो। मैं हिसाब लगाने में बहुत आलसी हूँ। एक पागल प्रेमी लवसिक फूल गॉडेस में बदल जाए। देवी, आप मेरी देवी हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपको चुपचाप बचाना चाहता हूँ। मेरे
मुंह के कोने पर एक मुस्कान तैर गई। मैंने इतनी बातें कह दी, फिर भी मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देख रहा हूँ। लाओ तुम्हारी ईमानदारी देखो। डिंग। लव पॉइंट्स 100 बढ़ गए हैं, वर्तमान में 200 पॉइंट्स हैं। डिंग। लो वांचिंग की होस्ट के प्रति फेवरेबिलिटी 5 अंक कम हो गई है, वर्तमान में 42 अंक है। होस्ट से अनुरोध है कि अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दे। लो वांचिंग शर्मिंदा भी थी और गुस्से से लाल भी, लेकिन चूंकि बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी इसलिए उसके पास और कोई चारा नहीं था। आधे घंटे बाद। डिंग। लो वांचिंग की होस्ट के प्रति फेवरेबिलिटी 2 अंक बढ़ गई है, वर्तमान में 40 अंक। होस्ट। कृपया प्रयास जारी रखें। लो वांचिंग का पूरा शरीर थकावट से चूर महसूस हो रहा था। वह झुककर कूड़ेदान को पकड़े हुए थी। उसका गला लगातार उल्टी करने की कोशिश कर रहा था। वह सूखी उल्टियां कर रही थी और बेहद अस्त व्यस्त और दयनीय लग रही थी। जहां तक मेरी बात है, मैं सोफे पर फैला हुआ था। मेरे चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी, मानो अभी अभी कुछ हुआ ही न हो। लो वांचिंग ने बमुश्किल अपनी ताकत वापस पाई। उसकी आंखें लाल थीं और वह मुझ पर चीखी, क्या अब तुम संतुष्ट हो? मेरे लिए वह वीडियो डिलीट कर दो और सब कुछ यहीं खत्म होने दो। मैंने उपेक्षा से मुस्कुराते हुए आराम से जवाब दिया, मैडम तुम बहुत ज्यादा नासमझ हो। तुम्हें लगा नहीं था कि यह सिर्फ यहीं खत्म हो जाएगा, है ना? डिंग। लो वांचिंग की फेवरेबिलिटी 5 अंक कम हो गई है, वर्तमान में 45 अंक। होस्ट से अनुरोध है कि अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दे। यह सुनकर लो वांचिंग का दिल अचानक कस गया। उसे एहसास हुआ कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना वह दिख रहा था और उसकी आवाज कांपने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने एक बिल्कुल जाहिर सा हाव भाव बनाते हुए कहा, वह 300 मिलियन युआन है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उतनी कीमती हो? तो फिर तुम क्या चाहते हो? लो वांचिंग की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। वह गुस्से से खोल रही थी। अभी वाला मौखिक इनाम तुम्हारे लिए 200 युआन गिना जाता है। अब तुम मुझ पर 29 करोड़ 99,99,800 युआन और उधार हो। मैंने एक कुटिल मुस्कान दी। 20 युआन प्रति। लो वांचिंग शर्म और गुस्से दोनों से भर गई। उसका चेहरा गहरे लाल रंग में रंग गया। बिना एक शब्द कहे